हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आई होप आप लोगों ने अभी तक की अपनी क्लासेस कंप्लीट कर ली होंगी और अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। तो अगर आप अब तक की अपनी क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं तो आज की इस क्लास को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं डिडक्शंस अंडर द इनकम टैक्स। और आज की ये क्लास सेकेंड पार्ट है डिडक्शन का। मैंने कल की एक क्लास में डिडक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बेसिक बैकग्राउंड ऑफ द डिडक्शन समझाया था। और फिर हमने एक डिडक्शन स्टार्ट करी थी विच इज प्रिस्क्राइब्ड और डिस्क्राइब्ड अंडर द सेक्शन 80C। वहां पर काफी सारी लंबी लिस्ट थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इन इन आइटम्स के ऊपर आपको डिडक्शंस मिल जाएगी अंडर द सेक्शन 80C। और उस डिडक्शन की क्लास को रिकॉर्ड करने के बाद मैंने लाइव सेशन लिया था। वहां पर एक स्टूडेंट ने क्वेरी भी पूछी, तो उस क्वेरी को भी हम देख लेते हैं यहाँ पर किस तरह से टेकअप किया जाएगा। वैसे मैंने लाइव सेशन में भी इसका आंसर कर दिया था, बट मैंने सही समझा कि जो स्टूडेंट्स लाइव सेशन ज्वाइन नहीं कर पाए थे उन्हें भी इस चीज का आंसर पता हो। सो अभी मैं जब क्लास को स्टार्ट करूंगा उसमें मैं वो चीज आपको पहले बता दूंगा। फिर उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसमें मैं आपके साथ बात करूंगा सेक्शन 80D के बारे में। ठीक है, चलिएगा क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं आज की इस क्लास में हमें क्या क्या बातें करनी है। बट उससे पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बता दूं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था अंडर द सेक्शन 80C अगर आप स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं, तो उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अब ये स्टैम्प ड्यूटी कहां पर आती है? जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो वहां पर स्टैम्प ड्यूटी की बात होती है। तो जब लाइव सेशन चल रहा था वहां पर एक स्टूडेंट ने क्वेरी पूछी, और बहुत ही अच्छी क्वेरी है। उनका ये पॉइंट था कि जब हम प्रॉपर्टी परचेस करते हैं और उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं, तो हम स्टैम्प ड्यूटी को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड करते हैं या फिर हम 80C में उसकी डिडक्शन लेते हैं, या दोनों ही चीजें आपको मिल जाती हैं। मतलब इधर से तो आप उसे कॉस्ट में ऐड कर लेते हैं और उधर आप 80C में डिडक्शन भी ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, सिंपल सा पॉइंट है। अगर आपने स्टैम्प ड्यूटी पे करी है तो या तो आप उसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ही ऐड करिए। अगर आप उसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड नहीं कर पाए हैं तो आप उसे 80C में डिडक्शन के बतौर क्लेम कर लीजिए। अब यहां पर एक ही चीज आपको दी जाएगी, चॉइस आपकी है। जैसे ही मैंने आंसर दिया चॉइस आपकी है, तो फिर से क्वेश्चन आया कि सर कैसे डिसाइड किया जाएगा कि मुझे इसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड करना है या कब मुझे 80C में लेके जाना है। सुनिएगा, 80C की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1,50,000 रुपए होती है। तो अगर आप 1,50,000 रुपए ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी ना किसी आइटम से एग्जॉस्ट करवा चुके हैं, आपको पता है कि 1,50,000 रुपए से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगी 80C में। और अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम से, म्यूचुअल फंड से, फिक्स डिपॉजिट से, NSC से, NSS से, या बाकी जो भी आइटम वहां पर दी हुई हैं, अगर इन सब आइटमों को मिला जुलाकर आपका 1,50,000 रुपए एग्जॉस्ट हो गया, तो अब आप यहां पर अगर स्टैम्प ड्यूटी डाल भी देंगे तो यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ दैट अमाउंट, क्योंकि आपको मैक्सिमम डिडक्शन ही कितनी मिलनी थी? 1,50,000। तो ऐसे में इट इज एडवाइजेबल एंड रिकमेंडेबल कि जो आप 80C में स्टैम्प ड्यूटी पे करके आते हैं, इंस्टेड आप उसे 80C में क्लेम करें। बेटर है उसे अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनाएं और वहां पर अपनी कॉस्ट को इंक्रीज कर लें। क्यों ऐसा कह रहा हूं? सुनिए, क्योंकि ऐसा करने से फ्यूचर में जब आप कैपिटल गेन की इनकम लेके आएंगे तो वो कैपिटल गेन आपका रिड्यूस्ड कंप्यूट होगा। तो मान लीजिए अगर आपने 1,00,000 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी से अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ा रखी है, तो ऑब्वियसली जब कैपिटल गेन कंप्यूट होगा इन फ्यूचर, तो वो आपका रिड्यूस्ड अमाउंट पर ही किया जाएगा। मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ी हुई होगी, बट कैपिटल गेन जो निकल के आएगा वो रिड्यूस्ड अमाउंट से आएगा। आई होप आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा कि कब आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जाना है, कब आपको 80C में जाना है।
आइएगा आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं एक बहुत ही अच्छी डिडक्शन है मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल इंश्योरेंस की। दोनों ही बातें हैं यहाँ पर, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एज वेल एज ट्रीटमेंट। तो यहां लिखिएगा ट्रीटमेंट। सरकार कहती है, अगर आप देखिए, सरकार का 3 बातों पर हमेशा जोर रहता है। कोई भी सरकार हो, एक डेवलपिंग कंट्री में सरकार का हमेशा इन 3 बातों पर जोर रहता है, और इंडिया में तो खास तौर पे है रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और है जिसको सरकार प्रमोट करती है, विच इज द हेल्थ। अब आज के टाइम को देखते हुए, प्रेजेंट सिनेरियोस को देखते हुए, सरकार ने एक चीज और बोली है। सरकार कहती है, देखिए, आप अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखिए। अगर आपकी हेल्थ है तभी आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो वेल्थ भी क्रिएट नहीं होगी। अब बीमारियों को देखते हुए और बीमारियों के महंगे इलाजों को देखते हुए इंश्योरेंस सेक्टर भी मार्केट में आ गया। उन्होंने आपको इंश्योरेंस बेचना शुरू किया कि आप हमसे इंश्योरेंस करवा लीजिए, अगर आप बीमार पड़ेंगे तो जो आपकी बीमारी पर खर्चा आएगा वो खर्चा आपको बियर नहीं करना होगा, वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। तो इनकम टैक्स वालों ने भी यहां पर आपको एक बेनिफिट देना चाहा। उन्होंने एक सेक्शन बनाया, सेक्शन 80D, जिसमें उन्होंने ये बोला कि अगर आप कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, किस चीज के लिए आप ये प्रीमियम पे करते हैं, ताकि आपका मेडिकल इंश्योरेंस हो जाए। मेडिक्लेम इंश्योरेंस का मतलब, अगर कभी आप बीमार पड़ जाएं या ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहां पर आपके इलाज के लिए पैसा खर्च होना होगा, तो वो पैसा आप नहीं पे करेंगे, वो पैसा वो कंपनी पे करेगी जिसने आपको ये इंश्योरेंस बेचा है। क्लियर है? तो यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग, इवन मैं खुद, और मैं आज की डेट में देख सकता हूं बहुत सारे लोग हैं, मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो इंश्योरेंस लेते हैं। वो सिंपली क्या करते हैं, किसी कंपनी के साथ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए, एज डिपेंड ऑन द केस टू केस एंड द सिचुएशन टू सिचुएशन, वो उनसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बोलते हैं कि इतने रुपए तक का अगर हमारी बीमारी पर कोई इलाज होगा, चाहे वो किसी भी वजह से हो रहा है, मैं उन चीजों पर नहीं जाऊंगा, वो उनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन है। तो अगर आपकी बीमारी पर इलाज होगा तो उस इलाज का जो बिल आएगा हॉस्पिटल द्वारा या किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन द्वारा, तो वो बिल एसएससी पे नहीं करेगा या उस बिल को एसएससी बियर नहीं करेगा। ऐसे में वो इंश्योरेंस कंपनी जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट किया है, इंश्योरेंस बेचा है, वो उस खर्चे को अपने पॉकेट से अपने ऊपर बियर करवाएगी। क्लियर? तो इट इज वेरी कॉमन थिंग, जो आप इंश्योरेंस समझते हैं वही चीज है, नई बात नहीं है। सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेज, अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं, पे करते हैं, तो जो आप प्रीमियम यहां पर पे करेंगे हम उसको भी डिडक्शन के बतौर आपको अलाउ कर देंगे अंडर द सेक्शन 80D। कौन से सेक्शन में दे देंगे? 80D में दे देंगे। तो हम आपको इस अमाउंट की डिडक्शन देंगे अंडर विच सेक्शन? 80D में। क्लियर है यहां तक? सो 80D आपको इसकी डिडक्शन की बात करती है, लेकिन यहां पर एक बात और सुनिएगा। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो सीनियर सिटीजन हैं, वो कहते हैं जी मुझे ना इस इंश्योरेंस में भरोसा नहीं है, तो मुझे तो ऐसा कोई बेनिफिट दो जिससे कि मैं अगर इंश्योरेंस ना भी करवाऊं और मैं अपनी बीमारी पर एक्चुअल में खर्चा कर दूं, तो वहां पर भी आप मुझे बेनिफिट दे दें। तो सरकार ने बोला ठीक है, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो भले ही आप इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं पे करते हैं, कोई बात नहीं, अगर आप ट्रीटमेंट पर कोई खर्चा करेंगे तो हम उस खर्चे की भी आपको डिडक्शन दे देंगे।
लेकिन ये खर्चे की डिडक्शन हम आपको केवल तभी देंगे जब आप सीनियर सिटीजन होंगे, जब आप सीनियर सिटीजन होंगे। और सीनियर सिटीजन इनकम टैक्स में कब होते हैं? 60 साल पर होते हैं। क्लियर है? क्या सेक्शन है पूरा समझ लीजिए फिर से एक बार, बाकी कुछ इंटरनल लिमिट्स हैं वो सेक्शन में ही देखेंगे। अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, देन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल अलाउ द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। जो भी आप प्रीमियम वहां पर पे करेंगे, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपने इंश्योरेंस नहीं लिया है, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपने इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो उस केस में जो आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर होगा उस बीमारी के इलाज पर या पर्टिकुलर किसी भी ट्रीटमेंट पर, तो उस ट्रीटमेंट पर जो एक्चुअल खर्चा आप कर रहे हैं वो हम आपको एज ए डिडक्शन अलाउ कर देंगे। लेकिन कुछ लिमिट्स हैं कि हम इससे ज्यादा डिडक्शन आपको नहीं देंगे। वो मैं अभी लिमिट आपको समझाऊंगा कौन कौन सी लिमिट्स हैं जो इनकम टैक्स लॉ में डिफाइन की गई हैं अंडर सेक्शन 80D, कि आप इससे ज्यादा डिडक्शन नहीं ले पाएंगे। अब आजकल क्या होता है स्टूडेंट्स, एक और चीज मार्केट में चलती है, बड़ी बड़ी ही प्रैक्टिकल सी बात है। कुछ इंश्योरेंस कंपनी आपके पास आती हैं, वो ये कहती हैं आप हमसे ये पॉलिसी ले लो। पॉलिसी का मतलब आप हमसे प्लान ले लो। अगले एक साल तक अगर आप कभी बीमार पड़ गए, अगर आप कभी हॉस्पिटलाइज्ड हो गए या आपको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी अगले एक साल तक, तो जो भी आपका बीमारी पर इलाज का खर्चा आएगा, अस्पताल में रहने का, दवाइयों का, हॉस्पिटल के बिल का, एम्बुलेंस का, लाने ले जाने का, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन का, जो भी आपका खर्चा आएगा हम वो बियर कर लेंगे। लेकिन कब तक? एक साल तक। अब एसएससी परेशान ये होता है कि मैं एक साल के लिए आपको मान लो 30,000 रुपए दे दूं, मान लो मैं 20,000 रुपए दे दूं, तो अगले साल आप फिर मेरे पास आ जाओगे क्या कहने कि अब आपका एक साल खत्म हो गया, आप नए साल के लिए फिर से अपना इंश्योरेंस रिन्यूअल करा लो। ऐसा ही होता है ना, जब भी आपको इंश्योरेंस कराते हैं तो वो एक साल का होता है, आप उसे फिर रिन्यू कराते हैं। रिन्यू कराते में माइट भी कि आपका वहां पर प्रीमियम बढ़ जाए। तो ऐसे में कंपनी ही आपको ऑप्शन देती है, सर आपके लिए एक बड़ा ही सुनहरा सा मौका है, आप हमें एक साल का प्रीमियम ना देकर आने वाले 5 सालों का प्रीमियम एक साथ दे सकते हैं। इसका मतलब 5 साल तक हम आपको परेशान नहीं करेंगे प्रीमियम मांगने के लिए, और 5 साल तक आपको टेंशन भी नहीं लेनी कि हाय मेरा प्रीमियम रिन्यू होगा, मेरा इंश्योरेंस कब रिन्यू होगा, कैसे रिन्यू होगा, कितने में रिन्यू होगा, कहीं भूल ना जाऊं, कहीं ये ना हो जाए। तो आप बेफिक्र रहो, 5 साल तक हम 5 साल तक आपको टच नहीं करेंगे, मतलब हम आपको बार बार परेशान नहीं करेंगे। 5 साल का प्रीमियम आप हमें एक साथ पे कर दो, आप हमें लमसम प्रीमियम दे दो फॉर आप हमें लमसम प्रीमियम दे दो फॉर 5 इयर्स, फॉर 10 इयर्स, फॉर 15 इयर्स, फॉर 3 इयर्स एज द केस मे बी। तो जब आप कंपनी को 5 साल, 10 साल, 15 साल या 3 साल का इकट्ठा प्रीमियम दे देते हैं, तो मेरा सवाल आपसे यहां बनता है, लॉजिकली सोचिएगा, सेक्शन को मत पढ़िए अभी, केवल डिस्कशन में रहिए और लॉजिकली बताइए। मान लीजिए आपने यहां 90,000 रुपए प्रीमियम दे दिया, मान लीजिए आपने यहां 90,000 रुपए प्रीमियम दे दिया और ये प्रीमियम आपने 10 सालों के लिए दिया है, तो क्या 90,000 रुपए आपको पहले ही साल डिडक्शन के बतौर दे देने चाहिए 80D में, या 90,000 को डिवाइड किया जाना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ 10 इयर्स? बताइए क्या होना चाहिए? आपने 90,000 रुपए पहले ही साल पे कर दिया है अपना इंश्योरेंस प्रीमियम, तो क्या आपको 90,000 रुपए पहले ही साल में 80D में अलाउ कर दिया जाना चाहिए, या फिर इस 90,000 रुपए को 10 साल में डिवाइड करके 9,000 रुपए आपको ईच ईयर अलाउ होना चाहिए? आपको क्या लगता है मोर लॉजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होनी चाहिए? ईच ईयर 9,000 रुपए आपको अलाउ किए जाने चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब वापस आइएगा लॉ पर, लॉ को पढ़ लेते हैं। एलिजिबल पर्सन,
तो मैंने ये सबसे पहले आपसे बताया था, आप ये ढूंढिए कि ये डिडक्शन किसको दी जा रही है। तो सबसे पहला सवाल हमें ढूंढना है किसको दी जा रही है, कितनी दी जा रही है, क्या करने पर मतलब क्या कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ये डिडक्शन दी जा रही है। तो यही 3 सवाल हमें ढूंढने थे, इस डिडक्शन में भी हम यही ढूंढेंगे। सबसे पहले देखिए, डिडक्शन इज अवेलेबल टू द फॉलोइंग पर्सन। जो आपको ये डिडक्शन दी जा रही है वो इन लोगों को दी जा रही है, जिसमें इंडिविजुअल, चाहे वो रेजिडेंट है चाहे वो नॉन रेजिडेंट है, और HUF, चाहे वो रेजिडेंट है या चाहे नॉन रेजिडेंट है, दोनों को ये डिडक्शन मिलेगी। तो यहां पर बनाइएगा 2 स्माइलीज। 2 स्माइली का मतलब है कि इंडिविजुअल और HUF दोनों को ये डिडक्शन मिल रही है। नेक्स्ट देखिएगा, एलिजिबल एक्सपेंडिचर, क्या करने पर ये डिडक्शन दे रहे हैं। पहला पॉइंट, डिडक्शन शैल बी अलाउड इफ, इसको इफ कर लीजिए, इफ द असेसी हैज मेड द पेमेंट टुवर्ड्स मेडिकल इंश्योरेंस ऑन और मेडिकल प्रीमियम, मेडिक्लेम प्रीमियम, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या होते हैं, आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे इंडिया में, हॉस्पिटल्स हैं, छोटे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपका एक फुल बॉडी चेकअप करते हैं और उस बॉडी चेकअप को कहते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। उस टेस्ट में क्या होता है, उस चेकअप में क्या होता है, आपका पूरा बॉडी का टेस्ट किया जाएगा और आपको अगर कोई बीमारी, सिम्टम्स आ रहे हैं कि आपको कोई बीमारी हो सकती है या चांसेस हैं ऐसे कि आपको ये बीमारी बन सकती है, तो उन टेस्टों से आपको पहले ही बता दिया जाता है कि सर आपके बॉडी में ये कुछ सिम्टम्स हमें मिले हैं जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि आपको ये एक बीमारी हो सकती है या आपको ये बीमारी बन सकती है या आपको ऐसी कोई बीमारी होने के चांसेस हैं। तो उस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को जब आप करवाते हैं तो वहां पर भी वो इंस्टीट्यूशन, वो हॉस्पिटल्स आपसे पैसे चार्ज करते हैं, फ्री में तो करेंगे नहीं। तो जब आप उनको ये पेमेंट देते हैं तो वो पेमेंट भी आपको 80D के अंदर अलाउ हो जाती है, ये पेमेंट भी आपको 80D के अंदर अलाउ हो जाती है एज ए डिडक्शन। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए बनती है, कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय अगर बीमार हो जाएगा या उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होगी तो वो किसी भी हॉस्पिटल में जो कि CGHS एम्पैनलमेंट में कवर होगा वहां पर जाके अपना इलाज करवा सकता है। ये बात मैंने आपको सैलरी के चैप्टर में भी बताई थी। तो अगर आप कुछ कंट्रीब्यूशन देते हैं, अगर आप कोई पेमेंट देते हैं, किसको देते हैं, CGHS को, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के थ्रू, उस नोटिफाइड हेल्थ स्कीम के थ्रू अपनी सरकार को, मतलब अपने एम्प्लॉयर को कोई पेमेंट देते हैं, तो वहां पर वो पेमेंट भी आपकी कंसीडर की जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। हम उसे 80D में डिडक्शन के तहत अलाउ कर देंगे। तो आपको 3 चीजों की डिडक्शन दी। सबसे पहली बात, या तो आप कोई मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं या मेडिक्लेम प्रीमियम पे करते हैं। दूसरे नंबर पर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हैं, नाम से ही पता चल रहा है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव का मतलब पहले से आप कोई हेल्थ चेकअप करवा रहे हैं कि आपको कोई बीमारी है तो नहीं, कहीं होने के चांसेस तो नहीं है, तो इस पर भी आपको डिडक्शन दे देंगे 80C में। और तीसरे नंबर पर अगर आप अपने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत उस स्कीम में कोई कंट्रीब्यूशन देते हैं, कोई पेमेंट देते हैं, देन यू विल गेट द डिडक्शन। आपको वहां पर डिडक्शन दे दी जाएगी 80D के अंदर। पेमेंट किसके लिए करनी है, एन इंडिविजुअल कैन मेक अ पेमेंट फॉर सेल्फ, अपने लिए भी कर सकते हैं, स्पाउस के लिए कर सकते हैं, डिपेंडेंट बच्चों के लिए कर सकते हैं और पेरेंट के लिए भी कर सकते हैं, चाहे पेरेंट आपके ऊपर डिपेंड है या नहीं। अगर आपने पेरेंट के लिए पेमेंट करी, यू विल गेट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। मोड ऑफ पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर जो आपको पेमेंट करनी है वो कैश में नहीं करनी, आपको जो पेमेंट करनी है वो अदर देन कैश में करनी है। अदर देन कैश में क्यों करनी है, ताकि आप कल को सरकार को ये झूठ ना बोल पाए
कि मैंने मेडिकल इंश्योरेंस करवाया था। सरकार अगर कभी ढूंढना चाहे कि क्या आपने एक्चुअली में इंश्योरेंस करवाया था, तो वो आपसे क्या कहेगी, जाओ अपनी बैंक स्टेटमेंट लेके आओ और मुझे प्रूफ दिखाओ कि आपने ये इंश्योरेंस करवाया था। तो अगर आपने पेमेंट की होगी तभी ये प्रूफ हो पाएगा कि आपने इंश्योरेंस करवाया था। तो लॉ सेज कि आप इसकी पेमेंट कैश में नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए, जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए जो खर्चा है वो आप कैश में पे कर सकते हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है। आइएगा, अमाउंट शुड हैव बीन पेड और डिपॉजिटेड इन एनी मोड अदर देन कैश। तो अगर आप कोई सा भी मोड फॉलो करते हैं लेकिन अदर देन कैश, कैश के अलावा पे करते हैं, तो हम आपको डिडक्शन अलाउ कर देंगे, हम आपको 80D के अंदर डिडक्शन दे देंगे। लेकिन अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की पेमेंट हो रही है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की पेमेंट हो रही है, तो वहां पर आप कैश में भी पे कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति इस बात से नहीं होगी। देखिएगा, इन केस ऑफ अ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बाय एनी मोड इंक्लूडिंग कैश, आप कैश में भी दे सकते हैं। इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सम पेड ऑन अकाउंट ऑफ अ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, तो अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए पेमेंट देते हैं, you will get the deduction under section 80D even if the same has been paid in cash also। क्लियर है? डिडक्शन देंगे तो कितनी देंगे? अब आ गया सर क्वांटम का सवाल, तो कितनी डिडक्शन मिलेगी, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और यहां क्वेश्चंस भी आपके जनरली पूछ लिए जाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के बीच में। देखिएगा, डिडक्शन इज अलाउड अप टू द अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम लिमिट गिवन बिलो। तो जितना आप अमाउंट देंगे उतने की हम आपको डिडक्शन दे देंगे, लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन आपको इतनी मिलेगी जो हम आपको नीचे बताएंगे। तो यहां लिखिएगा, अमाउंट पेड और लिमिट विच एवर इज लोअर, जो भी कम होगा उतने की हम आपको यहां पर डिडक्शन दे देंगे। तो जो भी यहां पर कम आएगा, विच एवर इज लोअर, इतने की हम आपको डिडक्शन यहां पर अलाउ कर देंगे। देखिएगा केस नंबर 1, व्हेन पॉलिसी टेकन फॉर सेल्फ, व्हेन पॉलिसी टेकन ओनली फॉर द सेल्फ, अगर आपने केवल अपने लिए पॉलिसी ली है, अगर आपने केवल अपने लिए पॉलिसी ली है और स्पाउस के लिए ली है और बच्चों के लिए ली है, बच्चे कौन से, डिपेंडेंट। अगर आप इंडिपेंडेंट बच्चों के लिए पॉलिसी ले लेंगे तो उस केस में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट किसे मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो, पेमेंट आपने करी, तो क्योंकि पेमेंट आपने करी और इंडिपेंडेंट बच्चों के लिए ली, तो आपको तो बेनिफिट मिलेगा नहीं। बच्चे लेना चाहेंगे तो उन्हें भी नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने पेमेंट नहीं करी। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आप इंडिपेंडेंट बच्चों के लिए पॉलिसी आप लेने जा रहे हैं तो रुक जाइए, आप पॉलिसी मत लीजिए। पॉलिसी किसको लेने दीजिए, अपने बच्चों को बोलिए जो इंडिपेंडेंट बच्चे हैं कि वही पॉलिसी ले और वही उसकी पेमेंट भी करें, ताकि उन्हें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में उसका बेनिफिट मिल जाए। तो आप किसके लिए पॉलिसी ले सकते हैं, आप अपने लिए ले सकते हैं, आप अपने स्पाउस के लिए ले सकते हैं, आप डिपेंडेंट बच्चों के लिए ले सकते हैं। अगर आप इन तीन में से किसी के लिए भी या किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और आप वहां पर उसकी कोई पेमेंट करते हैं, तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। बट कितनी मिलेगी, देखिए, ₹25,000 if no one in the covered policy is a senior citizen। जो पॉलिसी आपने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने स्पाउस के लिए ली है, अगर उसमें कोई भी पर्सन सीनियर सिटीजन नहीं है, तो आपको मैक्सिमम कितनी डिडक्शन दे देंगे, 25,000 रुपए। लेकिन अगर उसके अंदर कोई भी पर्सन सीनियर सिटीजन हुआ, चाहे आप सीनियर सिटीजन हुए, चाहे आप ना होके आपकी वाइफ या हस्बैंड सीनियर सिटीजन हुए, या आपके बच्चे सीनियर सिटीजन हुए,
लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर आपके बच्चे सीनियर सिटीजन है तो आप तो खुद अपने आप में सीनियर सिटीजन बन जाएंगे। सो अगर आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और उसका प्रीमियम पे करते हैं और आप में से कोई भी पर्सन सीनियर सिटीजन नहीं है, तो उस केस में जो आपको मैक्सिमम डिडक्शन दी जाएगी दैट विल बी ₹25,000 मैक्सिमम। बट अगर आप में से कोई भी पर्सन सीनियर सिटीजन है तो वहां पर जो आपको लिमिट दी जाएगी वो कर दी जाएगी ₹50,000 पर इफ एनी पर्सन कवर्ड अंडर द पॉलिसी इज अ सीनियर सिटीजन। तो अगर उसमें से कोई भी पर्सन सीनियर सिटीजन निकल आया, चाहे आपकी स्पाउस या आपके बच्चे। अभी देखो पेरेंट की बात नहीं कर रहे हैं, पेरेंट के लिए अलग से केस है। तो यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं वो नॉन पेरेंट्स के लिए ही कर रहा हूं। आप, आपकी स्पाउस और आपके बच्चे, केवल यहीं तक लिमिटेड है। अब मान लीजिए आप कहते हैं कि सर मैं पॉलिसी जो ले रहा हूं मैं केवल पेरेंट्स के लिए ले रहा हूं, मैं जो पॉलिसी ले रहा हूं वो केवल और केवल पेरेंट्स के लिए ले रहा हूं, तो उस केस में ₹25,000 की लिमिट रहेगी अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं है। और अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए ले रहे हैं और वो पेरेंट जिनके लिए आप ये पॉलिसी ले रहे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, तो वहां पर आपको, अगर वो पेरेंट सीनियर सिटीजन है तो वहां पर आपको जो डिडक्शन दी जाएगी अंडर सेक्शन 80D वो ₹50,000 कर दी जाएगी मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब ये है अगर आपने प्रीमियम ही ₹12,000 दिया होगा तो डिडक्शन भी आपको 12 ही देंगे, फिर 50 नहीं देंगे। अगर आपने प्रीमियम ₹55,000 दिया होगा तो हम आपको डिडक्शन 50 की ही देंगे, उस केस में हम 55 की डिडक्शन आपको नहीं देंगे। सो 50,000 इफ एनीवन का मतलब अगर मैं पेरेंट्स के लिए दे रहा हूं जिसमें मेरे मदर एंड फादर दोनों आते हैं, मेरी मदर अभी सीनियर सिटीजन नहीं है, मेरे फादर अगर सीनियर सिटीजन है, तो अगर कोई एक व्यक्ति उनमें से सीनियर सिटीजन बन जाएगा देन आई विल गेट द डिडक्शन ऑफ मैक्सिमम ₹50,000 बिकॉज उनमें से कोई एक व्यक्ति सीनियर सिटीजन है जिनके लिए ये मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं और वो मेरे पेरेंट की लिस्ट में आते होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आइएगा, कुछ स्पेशल पॉइंट देखिएगा फॉर अ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। सुनिएगा, मत पढ़िए इसको, मैं पहले बता देता हूं फिर आप पढ़िएगा। ये जो मैंने आपको 25,000 50,000 लिमिट बताई है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ₹5,000 तक ही अलाउ होगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे 50 और 25 की लिमिट नहीं लगती। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैक्सिमम आपको अलाउ किया जाएगा ₹5,000। तो मान लीजिए आपने किसी हॉस्पिटल में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया और वहां पर आपका बिल आ गया ₹7,500 का, तो आप इनकम टैक्स में कितने की डिडक्शन ले पाएंगे? मैक्सिमम ₹5,000। अगर आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया है ₹4,500 का, तो आप इनकम टैक्स में कितनी डिडक्शन ले पाएंगे? ₹4,500 की। क्लियर? देखिएगा, पेमेंट कैन बी मेड बाय द assessee for self, spouse, dependent children and the parent whether dependent or not। आपको हम डिडक्शन दे देंगे किसके लिए? किसकी? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की। Maximum deduction allowed is ₹5,000. This is a total for self, spouse, dependent children and the parent, and this deduction is not separately available for self and parents। आप ₹5,000 टोटल डिडक्शन ले सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते जी 5,000 मेरी अलग है और मेरे पेरेंट्स की अलग है। ओवरऑल मैक्सिमम आप कितनी ले सकते हैं डिडक्शन? ₹5,000। नेक्स्ट देखिएगा, मैक्सिमम लिमिट फॉर द टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D शैल रिमेन 25 और 50। तो जो मैक्सिमम डिडक्शन हम आपको देंगे, मैक्सिमम, देखिए मैक्सिमम पीछे हमने पढ़ी है, अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है, आपकी वाइफ सीनियर सिटीजन नहीं है, हस्बैंड सीनियर सिटीजन नहीं है, बच्चे सीनियर सिटीजन नहीं है, तो 25,000। अगर इनमें से कोई सीनियर सिटीजन है तो 50,000। अगर आप केवल पेरेंट्स के लिए दे रहे हैं और पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000।
अगर पेरेंट सीनियर सिटीजन है, चाहे कोई भी एक पेरेंट सीनियर सिटीजन है, तो वहां पर 50,000। तो यहां ये कह रहे हैं कि जो मैक्सिमम आपको डिडक्शन दी हमने 50 की, प्रिवेंटिव वाला 5 भी उसी में इंक्लूड है। आप उसको अलग से नहीं मानिएगा, आपको 55 की डिडक्शन नहीं मिलेगी। यू विल गेट द डिडक्शन ऑफ ₹50,000 ओनली। क्लियर है यहां तक? So the payment for a preventive health checkup can be made in any other mode including cash। आप इसे कैश में भी पे कर सकते हैं और आप इसे बिना कैश के भी पे कर सकते हैं। बताइए यहां तक कोई डाउट है किसी को भी? नहीं। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, मेडिकल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन अ सीनियर सिटीजन। मैंने आपको बताया था उसी स्टोरी में ही, अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, आप सीनियर सिटीजन हैं, आपने बोला मैं इंश्योरेंस नहीं लूंगा, मैं इंश्योरेंस ना लेकर अगर एक्चुअली स्पेंड करता हूं अपने मेडिकल ट्रीटमेंट पर, मैं इंश्योरेंस ना लेकर अगर एक्चुअल में ही स्पेंड करता हूं मेडिकल ट्रीटमेंट पर, तो क्या मुझे इसकी भी डिडक्शन दे दोगे? एटीडी में दे देंगे, बट कंडीशन सुन लीजिए, आप सीनियर सिटीजन होने चाहिए और आपने कोई इंश्योरेंस भी नहीं लिया होना चाहिए। क्लियर? देखिएगा, एज ए वेलफेयर मेजर टूवर्ड्स अ सीनियर सिटीजन, person of the age of 60 year or more and the resident in India who are unable to get health insurance coverage, deduction of up to ₹50,000 would be allowed in respect of any payment made on account of a medical expenditure in respect of such person if no payment has been made to keep in force an insurance of a health of such person। तो लॉ कह रहा है ठीक है, आप 50,000 रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन मत लो, कोई इशू नहीं है। अगर आप 50,000 रुपए तक का खर्चा भी कर देंगे ऑन अ मेडिकल ट्रीटमेंट, तो वहां पर भी हम आपको डिडक्शन दे देंगे। सो अगर आपने मान लीजिए 30,000 का खर्चा किया होगा, तो डिडक्शन आपको एटीडी में कितनी देंगे? 30,000। अगर आपने 20 का खर्चा किया होगा तो 20,000 की डिडक्शन। अगर आपने खर्चा 60,000 का किया होगा तो डिडक्शन कितनी देंगे? 50,000। तो मैक्सिमम हम आपको डिडक्शन दे देंगे 50,000 की। हमारी दो शर्तें हैं, पहली शर्त आप सीनियर सिटीजन हो, दूसरी शर्त आपने मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले रखी हो। कहीं ऐसा मत कर देना, एक तरफ तो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी की भी डिडक्शन ले लो और आप दूसरी तरफ 50,000 रुपए के खर्चे की भी डिडक्शन ले लो। इट इज नॉट अलाउड। आप एक ही जगह पर लो। अगर आपने पॉलिसी ली है तो पॉलिसी में जाके ले लो, एटीडी में रहते हुए। आपने पॉलिसी नहीं ली तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर के बेसिस पर ले लो, बट डिडक्शन तो आप एक ही जगह ले पाओगे। यू विल नॉट गेट द डिडक्शन बेनिफिट अंडर टू रिजीम। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ अ HUF, अगर आप HUF है तो आपको डिडक्शन कैसे देंगे? देखिए, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ अ प्रीमियम पेड टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ एनी मेंबर। आप किसी भी मेंबर के लिए पॉलिसी ले सकते हैं ऑफ द फैमिली। द मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल टू HUF वुड बी ₹25,000 and in case of any member is a senior citizen then it would be 50,000। तो अगर कोई मेंबर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 कर देंगे, अदरवाइज द सेम वुड बी 25,000। फर्दर देखिएगा, द अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ अ मेडिकल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द हेल्थ ऑफ एनी मेंबर ऑफ अ फैमिली हु इज अ रेजिडेंट सीनियर सिटीजन would be qualify for a deduction subject to maximum of ₹50,000 provided no amount has been paid to effect or keep in force any insurance of the health of the such person। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपने कोई पॉलिसी नहीं ले रखी है तो आपको हम एक्चुअल मेडिकल ट्रीटमेंट 50,000 रुपए तक का अलाउ कर देंगे, हम आपको उसकी डिडक्शन
दे देंगे। सेम वही बात है एचयूएफ के केस में भी और इस नॉर्मल एसएस इंडिविजुअल के केस में भी, यहां कोई फर्क नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, डिडक्शन वेयर द प्रीमियम फॉर अ हेल्थ इंश्योरेंस पेड इन लमसम। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप आने वाले सालों के लिए भी प्रीमियम एडवांस में पे कर देते हैं, लमसम पे कर देते हैं, देन दैट प्रीमियम मस्ट बी स्प्लिट इन द ईयर ऑफ अ पॉलिसी। तो जितने सालों की पॉलिसी रहेगी उतने सालों में डिवाइड कर देंगे एंड इन ईच ईयर यू विल गेट द बेनिफिट अंडर सेक्शन 80D फॉर रिस्पेक्टिव प्रीमियम। देखिएगा, इन अ केस वेयर द मेडिक्लेम इंश्योरेंस premium is paid in a lump sum for more than 1 year, then by an individual to effect or keep in force the insurance or his health or health of his spouse, dependent children and the parents, or HUF to keep effect in force and insurance of the health of any member of the family। तो मतलब वही बात है, इंडिविजुअल अगर पे करता है या एचयूएफ पे करता है तो आपको उस केस में क्या करना है, नेक्स्ट देखिएगा, देन डिडक्शन अलाउएबल अंडर दिस सेक्शन फॉर ईच ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर वुड बी इक्वल टू द अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन ऑफ सच लमसम पेमेंट। तो यहां लिख लीजिएगा, आपको रिकॉल हो जाएगा, 90,000 का प्रीमियम दिया, आने वाले 9 साल के लिए दिया, तो ईच ईयर यू विल गेट 10,000 रुपीज एज ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। बताइए यहां तक कोई डाउट है किसी को भी? नहीं। अगर आपने बात समझी है, मैं फिर से बता देता हूं, अगर आप अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए और अपने बच्चों के लिए प्रीमियम पे करते हैं तो आपको 25 या 50 की डिडक्शन मिलेगी, सब्जेक्ट टू कि आप सीनियर सिटीजन हैं या नहीं है, आपका मतलब आप या आपकी फैमिली। तो यहां पर लिखिएगा सेल्फ एंड फैमिली। फैमिली में पेरेंट नहीं है, पेरेंट यहां पर कवर है। तो अब इस बेसिस पर मुझे बताइए, मैं आपको कुछ केस बना के दे रहा हूं, मुझे आप बताइएगा कि इस केस में आपको कितनी डिडक्शन मिलेगी। मान लीजिए आपने सेल्फ एंड फैमिली के लिए प्रीमियम पे किया, रुकिएगा मैं इसको नीचे लिख रहा हूं, और यहां पर आपने प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए पे किया, टोटल 80D में आपको कितना दे देंगे, अलाउ कितना कर देंगे। पहला केस, सेल्फ एंड फैमिली, नॉन सीनियर सिटीजन, आप में से कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है, आपने प्रीमियम पे किया 35,000, प्रिवेंटिव के लिए आपने पे किया 5,000, तो आपको अलाउ कितना करेंगे 80D में, 25,000। ठीक है, मान लीजिए आपने सेल्फ एंड फैमिली के लिए पे किया बट उसके अंदर सीनियर सिटीजन इंक्लूड्स हैं, सीनियर सिटीजन इंक्लूड्स हैं, आप खुद सीनियर सिटीजन हैं या आपके स्पाउस सीनियर सिटीजन है। आपने प्रीमियम पे किया 65,000, आपने प्रिवेंटिव पर पे किया 7,000, आपको मैक्सिमम कितना मिल जाएगा, 50,000। तो यहां लिखिएगा मैक्सिमम। थर्ड केस में आइए, आपने सेल्फ के लिए पे किया एंड फैमिली के लिए पे किया, प्लस आपने पेरेंट के लिए भी पे किया, नो सीनियर सिटीजन, नॉन सीनियर सिटीजन, ना तो आप सीनियर सिटीजन है, ना आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है और ना ही आपके पेरेंट सीनियर सिटीजन है, सब अंडर सीनियर सिटीजन की एज लिमिट में है। आपने यहां पर प्रीमियम पे किया है सर 67,000 रुपए, आपने प्रिवेंटिव पर पे किया है 15,000 रुपए, बताइए आपको टोटल कितनी डिडक्शन दे देंगे, 25,000 आपके और आपके फैमिली के लिए और 25,000 आपके पेरेंट्स के लिए। तो यहां पर डिडक्शन आपको मिलेगी 50,000 की। केस नंबर 4 पे आइए, आपने अपनी सेल्फ एंड फैमिली के लिए प्रीमियम पे किया
प्लस आपने पेरेंट्स के लिए किया। जो पेरेंट्स हैं आपके वो सीनियर सिटीजन हैं और आप नॉन सीनियर सिटीजन हैं, तो अब आपको कितने डिडक्शन दे देंगे? देखिए प्रीमियम आपने जो पे किया वो कुछ इस तरह से किया, मैं प्रीमियम का ब्रेकअप भी बता देता हूं। आपने 37,000 रुपए अपने लिए दिया है और आपने यहां पर 30,000 रुपए अपने पेरेंट्स के लिए दिया है और यहां पर आपने 12,000 रुपए दिया है। बड़ा ट्विस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखिए 37,000 को आप लिमिट कर देंगे कितने पर? 25,000 पर, क्योंकि आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं। और ये जो 30 है ये तो आपको 30 ही मिलेंगे, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अदरवाइज सेम कैन बी अलाउड अप टू ₹50,000, बट आपने क्योंकि पे ही 30 किया है तो आपको 30 की डिडक्शन देंगे। तो 30 और 25 कितने हो गए? 30 और 25 कितने हो गए सर? यहां पर 30 और 25 हो गए 55। 5 आपको यहां पर अलाउ कर देंगे प्रिवेंटिव में, तो आपको टोटल कितनी डिडक्शन दे देंगे? 60 की। लेकिन हाँ, यहां पर भी एक सवाल ये खड़ा होता है कि सर ये 12,000 किसकी प्रिवेंटिव के लिए है? अगर तो ये इसके लिए है तो बात खत्म, क्योंकि इसकी लिमिट हो गई है खत्म। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं सर 12,000 सीनियर सिटीजन के लिए है, तो फिर आप यहां 5,000 का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये अभी भी सवाल खड़ा हुआ है कि ये 12,000 किसके लिए है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये 12,000 इसके लिए है। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा केस नंबर 5 पर। आपने सेल्फ एंड फैमिली के लिए पे किया, प्लस आपने पेरेंट्स के लिए भी पे किया। अब आप भी सीनियर सिटीजन हैं, आपके पेरेंट भी सीनियर सिटीजन हैं। आपने अपने लिए 55,000 रुपए पे किए, आपने अपने पेरेंट्स के लिए 55,000 रुपए पे किए और आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे 15,000 रुपए पे किए। बताइए आपको कितना बेनिफिट दे देंगे? 1 लाख। कैसे? 55 को रेस्ट्रिक्ट करेंगे 50 पे, इस 55 को रेस्ट्रिक्ट करेंगे 50 पे और इसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे 5 पे। सॉरी, आंसर आएगा 1,05,000। मैक्सिमम 1 लाख ही हो सकता है, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 1 लाख। मतलब आप देखिए 50, 50, 1 लाख और 5,000, तो 1,05,000 हो गया। बट हमने बोला है कि मैक्सिमम डिडक्शन 50,000 से ज्यादा नहीं जाएगी, तो 50 से ज्यादा नहीं जाएगी, तो ये भी 50 पर रुक गया, ये भी 50 पर रुक गया और ये इसी के अंदर आएगा। तो ओवरऑल भी आपको कितनी डिडक्शन दे दी? 1 लाख रुपए की डिडक्शन हमने यहां पर आपको दी है। तो आई थिंक यही 5 पॉसिबिलिटीज बन पाएंगी। इसके अलावा आप कोशिश करिएगा पॉसिबिलिटीज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाने की, कि क्या क्या प्रोबेबिलिटीज बन सकती हैं, कैसे कैसे केसेस बन सकते हैं, और आप इस अकॉर्डिंग आंसर करिए। आई बिलीव आप फेल नहीं होंगे। इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन करते समय आप अच्छे से समझ जाएंगे इन सारे कॉन्सेप्ट, इस पूरे पॉइंट को, अगर आप ये 5 केसेस भी अच्छे से समझ लेते हैं। आई होप आपको यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। आइएगा वापस, दैट इज द सेक्शन 80D which I wanted to discuss with you. That's all from my side under this section. अब इस सेक्शन में कोई और बात नहीं है जो मुझे आपके साथ करनी हो। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। एंड वी हैव अ सेक्शन 80DD। नाउ 80DD क्या कहता है सुनिएगा। डिडक्शन in respect of a maintenance including the medical treatment of a dependent disabled handicapped। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है और वो डिसेबल्ड भी है। डिसेबल्ड का मतलब वो हैंडीकैप्ड है। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो पहली बात तो आगे डिपेंडेंट होना चाहिए। तो अगर वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, वो हैंडीकैप्ड है या वो डिसेबल्ड है, और आप उसकी मेंटेनेंस पर कोई खर्चा करते हैं,
या आप उसके मेडिकल ट्रीटमेंट पर कोई खर्चा करते हैं, आप खर्चा करते हैं, तो हम आपको उस केस में डिडक्शन दे देंगे अंडर सेक्शन 80 डी। अंडर सेक्शन 80 डी। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 80 डी एंड 80 डी? बहुत सीधा सा फर्क है। 80 डी में आप मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं, किस चीज का? किसी भी बीमारी का। आप कहते हैं आज मैं हुस्ट पुस्ट हूं, आज मेरी सेहत बड़ी अच्छी है, मुझे कल का भरोसा नहीं है, कल मेरे साथ क्या हो जाए, तो ऐसे में आप इंश्योरेंस कर दो मेरा। लेकिन 80 डी में आप क्या कहते हैं, भाई मैं तो डिसेबल्ड पर्सन हूं, मैं तो हैंडीकैप्ड पर्सन हूं, और अब आप यहां पर मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हो उस पर्सन का, आप नहीं हो मेडिकल डिसेबल्ड। मैं किसको बोल रहा हूं यहां पर? जो पर्सन आपके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर आप उस पर्सन का मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? क्योंकि वो डिसेबल्ड है, क्योंकि वो हैंडीकैप्ड है, तो वहां पर जो आप मेडिकल ट्रीटमेंट पर खर्चा करेंगे या उसकी मेंटेनेंस पर खर्चा करेंगे, उस खर्चे की, उस पेमेंट की हम आपको डिडक्शन देंगे अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 80 डी। कौन से सेक्शन में देंगे डिडक्शन? 80 में देंगे। देखिएगा छोटा सा सेक्शन है, बहुत ज्यादा बातें नहीं है। एलिजिबल पर्सन किसको देंगे डिडक्शन? सो डिडक्शन इज अवेलेबल टू द फॉलोइंग पर्सन: इंडिविजुअल, रेजिडेंट इंडिविजुअल, चाहे वो रेजिडेंट है चाहे वो नॉन RNOR है। ध्यान रखिएगा यहां नॉन रेजिडेंट नहीं है, यहां केवल ROR और RNOR है, यहां नॉन रेजिडेंट नहीं है। और स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा अब आपको याद रखने की हैबिट बनानी पड़ेगी कि कहां पर रेजिडेंट ऑर्डिनरली नॉट ऑर्डिनरली है, कहां पर रेजिडेंट प्लस नॉन रेजिडेंट है। अभी आप देखो 80 डी में किसको मिली थी डिडक्शन? पीछे चलो, 80 डी में आपने किसको दी थी डिडक्शन? इंडिविजुअल को दी थी, चाहे वो रेजिडेंट था चाहे वो नॉन रेजिडेंट था। लेकिन 80 डी में आप किसको दे रहे हैं? केवल आप रेजिडेंट इंडिविजुअल को दे रहे हैं, चाहे वो ROR है चाहे RNOR है, लेकिन आप नॉन रेजिडेंट को नहीं दे रहे हैं। यहां लिखिए नॉन रेजिडेंट और उसे काट दीजिए ताकि आपको समझ आ जाए कि ये नॉन रेजिडेंट के लिए डिडक्शन नहीं बनी है। दूसरा आप किसे दे रहे हैं? HUF को दे रहे हैं। तो इंडिविजुअल केवल और केवल रेजिडेंट इंडिविजुअल, वेदर इट इज अ रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट और रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, इनको आप ये डिडक्शन दे रहे हैं। और आप किसको दे रहे हैं? HUF को ये डिडक्शन दे रहे हैं, चाहे वो ROR वाला HUF है चाहे RNOR वाला HUF है। क्यों दे रहे हैं भाई डिडक्शन, वो भी देख लो। Deduction is allowed if the assessee has incurred any expenditure for the medical treatment, training, rehabilitation, etc. of a dependent disabled person. आप किसकी बीमारी के लिए खर्चा कर रहे हैं? डिपेंडेंट डिसेबल्ड पर्सन। नेक्स्ट, हैज डिपॉजिटेड, मतलब वो पर्सन ने पेमेंट करी है, क्यों? क्योंकि उसने डिपॉजिट किया है एनी अमाउंट विद LIC और एनी अदर इंश्योरर फॉर द बेनिफिट ऑफ सच डिपेंडेंट डिसेबल्ड पर्सन। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है और आप उसके मेडिकल इंश्योरेंस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई खर्चा करते हैं, या आप उसके लिए कोई अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं, कहां पर? LIC में या किसी और इंश्योरर के पास, फॉर द बेनिफिट ऑफ सच डिपेंडेंट डिसेबल्ड पर्सन, तो आपको हम यहां पर क्या देंगे? हम आपको यहां डिडक्शन देंगे। कौन से सेक्शन में देंगे? 80 में देंगे। डिपेंडेंट पर्सन कौन हो गए? देखिए इंडिविजुअल के लिए स्पाउस, बच्चे, पेरेंट, भाई, बहन ऑफ द इंडिविजुअल हु आर डिपेंडेंट ऑन हिम, ये सब क्या है? डिपेंडेंट है। और HUF के लिए कौन है?
एनी मेंबर ऑफ द HUF डिपेंडेंट ऑन सच HUF। तो HUF में जितने भी मेंबर हैं जो कि उस पर डिपेंड है वो यहां पर माने जाएंगे डिपेंडेंट फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन 80DD। नेक्स्ट देखिएगा क्वांटम ऑफ डिडक्शन, कितनी डिडक्शन मिलेगी अब आपको। सो डिडक्शन इज अलाउड शैल बी ₹75,000। अब आगे पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द असेसी। कौन बताएगा मुझे इसका क्या मतलब है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए क्या मतलब है इस बात का। हम कह रहे हैं हम आपको डिडक्शन देंगे 75,000 रुपए की, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड। इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए आपने 20,000 रुपए खर्च किए हैं तो भी हम आपको कितनी डिडक्शन दे देंगे? 75। आपने मान लीजिए 1,20,000 खर्च किए हैं तो भी हम आपको कितनी डिडक्शन दे देंगे? 75। यहां लिखिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं बट आप बुक पे ही लिखिएगा। अंडर द सेक्शन 80DD, assessee will get deduction of ₹75,000 ऑब्लिक करिएगा 1,25,000। बताऊंगा, अभी बताऊंगा, लिख लीजिएगा। 75,000 या 25,000, even though he has incurred the expense on medical treatment of disabled person। यहां लिखिएगा even though he has incurred the expense on the medical treatment of a disabled person, the expense यहां लिख लीजिएगा, एक ऐड कर लीजिएगा, expense of ₹1 or more। देखिए इंटरप्रिटेशन पर जाएंगे तो आप यही इंटरप्रिटेशन पाएंगे, प्रैक्टिकली दिस इज करेक्ट। लॉ ये कहता है हम आपको 75,000 रुपए की डिडक्शन दे देंगे, हम आपको 75,000 रुपए की डिडक्शन दे देंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड। आपने अगर मान लीजिए 1 रुपया भी नहीं खर्चा होगा तो भी हम आपको 75,000 रुपए की डिडक्शन दे देंगे। क्या ऐसा कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। देखिए पीछे, ये डिडक्शन आपको दी जाएगी अगर आपने इंकर्ड किया होगा खर्चा, ये डिडक्शन आपको दी जाएगी अगर आपने डिपॉजिट किया होगा पैसा। तो भाई साहब ये नहीं कह रहे कि आपने खर्च नहीं भी किया होगा तब भी हम दे देंगे। नो, खर्चा तो करना पड़ेगा बट कितना करना है ये यहां पर नहीं बोला। इन्होंने क्या बोल दिया यहां पर? इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड। आपने कितना भी खर्चा किया हो आपको हम 75,000 रुपए की डिडक्शन दे देंगे। तो यहां पर इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं आपको कि अगर आपने 1,20,000 रुपए पे किया या खर्च किया तो आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी? 75,000। अगर आपने मान लीजिए 1,20,000 ना करके 20,000 ही खर्च किया होता तो भी आपको डिडक्शन कितनी मिलती? 75,000। अगर आप 1 रुपया खर्च करते, केवल 1 रुपया खर्च करते, नाम के लिए केवल 1 रुपया खर्च कर देते तो भी डिडक्शन कितनी मिलती? 75,000। सो यहां पर अगर कोई ये समझ रहा है कि सर खर्चा नहीं करेंगे तब भी डिडक्शन मिल जाएगी क्या? नो, खर्चा तो करना पड़ेगा। भले ही वो खर्चा 1 रुपए का करें, भले ही वो खर्चा 10 रुपए का करें, भले ही वो खर्चा 100 रुपए का करें, भले ही वो खर्चा 1 लाख का करें, भले ही वो खर्चा 5 लाख का करें,
आपको खर्चा तो करना पड़ेगा, लेकिन कितना करना है कोई जरूरी नहीं है। 1 रुपया करो, 2 करो, 3 करो, 10 करो, 50 करो, 1 लाख करो, 2 करोड़ करो, कोई लिमिट नहीं है। 75,000 रुपए आपके फिक्स हैं डिडक्शन के नाम के। 75 की डिडक्शन आपकी हो गई। 1 रुपए से लेके कितने भी खर्च कर दो, 75 की डिडक्शन हमने आपके नाम कर दी। क्लियर? लेकिन सुनिए सुनिए, अगर आप हैंडीकैप्ड हैं और सफर कर रहे हैं सीवियर डिसेबिलिटी से, सीवियर डिसेबिलिटी का मतलब होता है जहां पर आप 80% से ज्यादा डिसेबल्ड हो जाते हैं। अब सर ये कैसे पता चलेगा कि आप 80% से ज्यादा डिसेबल्ड हैं या कम डिसेबल्ड हैं? तो आपको डॉक्टर से सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। अगर कोई पर्सन है आपके ऊपर डिपेंडेंट है और वो डिसेबल्ड है, तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, डॉक्टर सर्टिफाई करता है कि ये पर्सन, ये जो मिस्टर एक्स हैं, ये जो मिस्टर राम है, श्याम है, मोहन है, ये इतने परसेंट डिसेबल्ड हैं। तो डॉक्टर अगर अपने सर्टिफिकेट पर लिखेगा कि भाई ये 70% डिसेबल्ड है, तो इसका मतलब आप सीवियर डिसेबल्ड नहीं है, क्योंकि सीवियर डिसेबल्ड किसे माना है? जो 80% से ज्यादा डिसेबल्ड है। और 80% कौन बताएगा? डॉक्टर बताएगा। डॉक्टर का मतलब सर्टिफाइंग अथॉरिटी बताएगी, मेडिकल अथॉरिटी बताएगी कि आप कितने परसेंट डिसेबल्ड हैं। अगर मेडिकल अथॉरिटी कहती है कि अगर मेडिकल अथॉरिटी कहती है आप 80% या उससे ज्यादा डिसेबल्ड हैं, तो जो 75,000 रुपए की हम आपको डिडक्शन दे रहे थे, वो डिडक्शन हम आपके लिए 1,25,000 रुपए की कर देंगे। तो जो डिडक्शन हम आपको डिसेबिलिटी के केस में 75,000 रुपए की दे रहे थे, उसे हम 1,25,000 रुपए कर देंगे अगर आप डिसेबल्ड हैं। और कौन से वाले डिसेबल्ड हैं? सीवियर डिसेबल्ड। और सीवियर डिसेबल्ड का क्या मतलब है? जब आप 80% से ज्यादा डिसेबल होते हैं। क्या मतलब होता है सीवियर डिसेबिलिटी का? व्हेन assessee is more than 80% डिसेबल्ड। कौन बताएगा आप 80% से ज्यादा डिसेबल्ड है या कम है? मेडिकल अथॉरिटी बताएंगी। आइएगा, कंडीशन फॉर क्लेमिंग डिडक्शन। क्या कंडीशन होंगे डिडक्शन को क्लेम करने के लिए? A certificate from the prescribed medical authority needs to be furnished with the return। आपको एक सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा मेडिकल अथॉरिटी से। ये लीजिए सर्टिफिकेट आ गया प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल अथॉरिटी से, जो आपको ये सर्टिफाई करके देगी कि आप कितने डिसेबल्ड है। आपकी जो डिसेबिलिटी की परसेंटेज है वो कितनी है? 50% डिसेबल्ड है, 40% डिसेबल्ड है, 70% डिसेबल्ड है, 80% है, 90% है, तो वो अथॉरिटी आपको बताएगी। और अथॉरिटी ने कह दिया कि आप 80% डिसेबल्ड हैं, तो आप 1,25,000 रुपए की डिडक्शन क्लेम कर लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके लिए 1 रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा। अगर आपने 1 रुपया भी खर्च कर दिया, यू विल गेट अ डिडक्शन ऑफ ₹75,000 और 1,25,000 एज द केस मे बी। डिपेंडेंट कौन है यहां पर? अच्छा, एक और पॉइंट सुनिए। इफ द हैंडीकैप्ड पर्सन हिम्स, इस पॉइंट को छोड़ दीजिए अभी, बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं उस सेक्शन पर पहुंचूंगा मैं वापस लेके आऊंगा आपको। रुकिएगा, इसके लिए हमने एक इलाज बनाया था, तरीका हमने निकाला था इसका। अगर आप भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, मुझे तो याद है। इसके लिए हमने तरीका ये निकाला था कि इसको हाईलाइट कर देंगे इस कलर से और बाद में वापस आएंगे। छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल मत पढ़िएगा प्लीज, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना इसको। डिपेंडेंट कौन है? आइए, डिपेंडेंट कौन है? सो डिपेंडेंट स्पाउस है, बच्चे हैं, पेरेंट हैं, भाई है, बहन है, इंडिविजुअल के केस में। और who is wholly and mainly dependent on such individual and not claiming। ये वाला पार्ट छोड़ दीजिएगा, इसको बाद में कवर करेंगे जब मैं आपको ये वाली लाइन करवाऊंगा ना, ये वाली लाइन, तब इसको मैं लिंक कराऊंगा।
एंड के बाद वाला हिस्सा, ठीक है। दैट्स इट अंडर द सेक्शन 80DD। आई होप आपको सेक्शन समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारे सामने सेक्शन 80U, जो कि अभी मैंने आपको छुड़वाया है। अब मैं इसको कवर करवाऊंगा, फिर वापस ऊपर आ जाऊंगा। देखिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सेक्शन है, बहुत ही मजेदार सेक्शन है। इस सेक्शन में भी आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। अच्छा, ये बताइए 80DD में आपने क्या नई बात सीखी? आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बताइएगा 80DD में आपने क्या नया सीखा। सर 80DD में हमने ये नया सीखा कि वैसे तो देखो, भगवान ना करे कि किसी के भी घर में कोई डिसेबल्ड पर्सन हो, भगवान बिल्कुल भी ऐसा ना करे। मैं यही प्रे करूंगा कि सब हुस्ट पुष्ट रहे, अच्छे से रहे, सबके घर में सब लोग अच्छे से हों। बट अगर मान लीजिए ना चाहते हुए भी किसी पर्सन के घर में कोई पर्सन डिसेबल्ड है, तो वो उस डिसेबल्ड पर्सन के रेस्पेक्ट में 80DD में डिडक्शन क्लेम कर सकता है। डिडक्शन क्लेम कर सकता है कैसे? वो वहां पर ये बोले कि मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट पर 1000 रुपए खर्च किए और डिडक्शन कितने की ले जाए? 75,000 की। या अगर वो सीवियर डिसेबल्ड है, 80% से ज्यादा डिसेबल्ड है, तो वहां पर वो बोले कि मैंने इस पर 1000 रुपए खर्च किए और डिडक्शन कितने की ले जाए? 1,25,000 की। लॉ आपको नहीं रोकेगा, लॉ खुद कह रहा है ये बात कि हमें खर्चे से मतलब नहीं है कि कितना किया, हमें बस इतना मतलब है कि आपने उसके ऊपर खर्चा किया। अगर आपने उसके ऊपर 1 रुपया भी खर्च कर दिया होगा तो हम आपको 75,000 की डिडक्शन दे देंगे। अगर आपने उसके ऊपर 1 रुपया भी खर्च कर दिया होगा तो हम आपको 1,25,000 रुपए की डिडक्शन दे देंगे। तो हमें कहीं से कहीं तक इस बात से मतलब नहीं है कि आपने कितना खर्चा किया, बस हमें मतलब है खर्चा किया। और जब आपने खर्चा किया तो फिर सवाल ये आता है डिडक्शन आपको 80DD में दे दी जाए या नहीं? तो आंसर इज यस, आपको डिडक्शन दे दी जाएगी। अंडर विच सेक्शन? 80DD। क्लियर है यहां तक? कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। नाउ वी आर मूविंग टू द सेक्शन 80U, अ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन। अब आप ऐसा मत सोचिएगा कि सर 80DD के बाद आप 80U पर पहुंच गए, इसका मतलब अब ये डिडक्शन खत्म क्योंकि आखिरी डिडक्शन 80U थी। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। 80U आ तो गई है, लेकिन अभी बीच में बहुत सारी डिडक्शंस हैं जो मुझे आपको पढ़ानी है। सो 80U को देखते हैं एक बार। देखिएगा स्टूडेंट्स, सेक्शन 80U। सो डिडक्शन टू द डिसेबल्ड हैंडिकैप्ड पर्सन हिमसेल्फ। नाम क्या कहता है ये सेक्शन का? ये डिडक्शन है डिसेबल्ड हैंडिकैप्ड पर्सन को, उसको खुद को ये डिडक्शन दी जा रही है। पहले समझ लीजिएगा सेक्शन, उसके बाद मैं एनालिसिस पर लेके आऊंगा और आपको दिखाऊंगा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द 80DD वर्सेस 80U। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ये एनालिसिस, आप समझिएगा। एक नई चीज ही आपको यहां पर सीखने को मिलेगी। देखिए, दिस सेक्शन सेज एलिजिबल पर्सन। सो डिडक्शन इज अवेलेबल टू द फॉलोइंग पर्सन: अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को दे देंगे, सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। ध्यान रखिए, HUF को डिडक्शन नहीं देंगे, ये किसे देंगे? ओनली इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल भी कौन सा इंडिविजुअल? जो रेजिडेंट है, चाहे वो रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, चाहे वो रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, केवल उसी को डिडक्शन दे रहे हैं। तो डिडक्शन इज अवेलेबल टू द इंडिविजुअल रेजिडेंट हु इज सफरिंग, जो कि सफर कर रहा है किससे? डिसेबिलिटी से। एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। वो व्यक्ति जो सफर कर रहा है डिसेबिलिटी से एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसे हम ये डिडक्शन दे रहे हैं, उसे हम ये डिडक्शन दे रहे हैं। मैं फिर से बोलूंगा क्योंकि इस बात का बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंस आएगा। जो व्यक्ति डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है उसे हम ये डिडक्शन दे रहे हैं। 80DD किसे दी थी? उसको, या उस वो जिस पर डिपेंडेंट था उसको, वो जिस पर डिपेंडेंट था।
अभी अभी आपने पढ़ा 80 डबल डी। 80 डबल डी आपने किसे दी थी सर? उस पर्सन को दी थी जिसके ऊपर एक दूसरा व्यक्ति डिपेंडेंट था, एक दूसरा व्यक्ति डिपेंडेंट था, उसको हमने दी थी 80 डबल डी। और 80 डी किसे, 80 यू किसे दे रहे हैं सर? उसको जो खुद डिसेबल्ड है, जो खुद डिसेबल्ड है। आप फर्क समझ पा रहे हैं? 80 डबल डी किसे दी थी सर? उस व्यक्ति को दी थी जिसके ऊपर एक दूसरा व्यक्ति डिसेबल्ड था, डिपेंडेंट था। लेकिन 80 यू किसे दे रहे हो सर? उसको दे रहे हैं जो खुद बेचारा डिसेबल्ड है, जो खुद बेचारा डिसेबल्ड है। ये दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। अब आप मुझे बताइए, 80 यू आप ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जिस पर खुद अपने ऊपर डिसेबिलिटी है ना? तो उसे आप कौन सा सेक्शन दे रहे हैं? 80 यू दे रहे हैं। अब मान लीजिए, अभी मैं आपको पिक्चर से दिखाऊंगा, आगे चलिएगा एक बार। क्वांटम देखिए, क्वांटम ऑफ डिडक्शन कितना दे रही है। सो डिडक्शन इज अलाउड ऑफ ₹75,000 irrespective of the actual expenditure incurred। ये बात वही हो गई। If a handicapped person suffer from a severe disability, that is disability of 80% or more, the deduction shall be 1,25,000। तो सीवियर डिसेबिलिटी के केस में 1,25,000 कर देंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी जी? आपको एक सर्टिफिकेट लाना होगा मेडिकल अथॉरिटी से जो ये बताएगी कि आप डिसेबल्ड हैं। दूसरी कंडीशन, इफ हैंडीकैप पर्सन हिमसेल्फ, अब सुनिए इस लाइन को, पढ़िए क्या कहे। इफ हैंडीकैप पर्सन, अगर हैंडीकैप पर्सन हिमसेल्फ क्लेम्स, अगर एक हैंडीकैप पर्सन खुद डिडक्शन क्लेम करता है अंडर सेक्शन 80 यू, अगर वो कहता है कि मैं डिसेबल्ड हूं, मुझे डिडक्शन दे दो, कहां पर दे दो? 80 यू में दे दो। कहां पर दे दो? 80 यू में दे दो। तो सुनो, उस व्यक्ति के लिए कोई दूसरा व्यक्ति, उस व्यक्ति के लिए जो खुद 80 यू में डिडक्शन क्लेम कर रहा है, उस व्यक्ति के लिए कोई दूसरा व्यक्ति 80 डबल डी में डिडक्शन क्लेम नहीं करेगा। क्योंकि यहां पर सरकार समझ गई क्या होगा। एक व्यक्ति डिसेबल्ड होगा, वो कहेगा मुझे तो तुम दे दो 80 यू में डिडक्शन क्योंकि मैं डिसेबल्ड हूं, और मेरे नाम पर एक दूसरे व्यक्ति को डिडक्शन दे दो 80 डबल डी में, ये कहते हुए कि मैं उस पर डिपेंडेंट हूं। तो सरकार को बात समझ आ गई। सरकार ने कहा ये तो गलती हो जाएगी, एक ही व्यक्ति के ऊपर दो अलग अलग व्यक्ति डिडक्शन ले लेंगे। एक व्यक्ति कहेगा मुझे खुद की डिडक्शन तुम 80 यू में दे दो, और दूसरा व्यक्ति कहेगा मुझे तुम डिडक्शन दे दो 80 डबल डी में क्योंकि मैं उस व्यक्ति की मेंटेनेंस करता हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिए समझिएगा, यहां पर मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं, मान के चलिए ये दो व्यक्ति हैं आपके सामने, इसमें से ये वाला जो पर्सन आप देख रहे हैं, ये वाला जो पर्सन आप देख रहे हैं, ये डिसेबल्ड है, ये डिसेबल्ड है। अब ये पर्सन अगर खुद 80 यू में डिडक्शन क्लेम कर रहा है और फिर ये व्यक्ति बोले अरे भाई ये वाला तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट था, इसको तो मैं मेंटेन कर रहा था, इसके लिए मैं खर्चा कर रहा था, तो तुम मुझे इसकी डिडक्शन 80 डबल डी में दे दो। सरकार ने कहा रुको, बिल्कुल रुक जाओ, गलत कर रहे हो। 80 डबल डी अगर आपने ले ली तो 80 यू नहीं देंगे, और 80 यू ले ली तो 80 डबल डी नहीं देंगे। कोई एक डिडक्शन लेना, ऐसे मत करना कि आप दोनों जगह ले जाओ। पढ़ो इस लाइन को फिर से, इस लाइन को फिर से पढ़ो एक बार। इफ द हैंडीकैप्ड पर्सन हिमसेल्फ क्लेम, अगर वो खुद अपनी डिडक्शन क्लेम करता है अंडर सेक्शन 80 यू, अपने खुद के लिए डिडक्शन क्लेम करता है, देन नो डिडक्शन शैल बी अलाउड, तो हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे टू द गार्जियन और HUF अंडर सेक्शन 80 डबल डी, तो हम आपको 80 डबल डी में डिडक्शन नहीं देंगे, हम आपको 80 डबल डी में उस केस में डिडक्शन नहीं देंगे। क्लियर है हम यहां तक? तो आपको कौन सी डिडक्शन मिलेगी? 80 यू मिलेगी या 80 डबल डी मिलेगी?
ये डिपेंड करता है सर ऐसे। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे डिपेंड करेगा, सुनिए। मान लीजिए कोई पर्सन है और वो माइनर है और वो डिसेबल्ड है, तो वो खुद अपना एटीयू तो क्लेम कर नहीं पाएगा क्योंकि वो माइनर है। अब क्योंकि वो माइनर है और उसका जो गार्जियन होगा या उसके पेरेंट होंगे वो वहां पर एटी डबल डी क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए जब वो व्यक्ति मेजर बन जाएगा, तो अब अपनी वो इनकम कमाना शुरू करेगा, तो वहां पर चॉइस है कि आप एटीयू ले लो या एटी डबल डी ले लो। तो अगर एटी डबल डी आप अपने गार्जियन को दे रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि भाई तुम मेरे लिए बेनिफिट तुम ले लो, मेरे नाम का बेनिफिट तुम ले लो एटी डबल डी में, तो आप बेनिफिट उन्हें लेने दीजिए। उस केस में आपको एटीयू छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप बेनिफिट खुद लेना चाहते हैं एटीयू में, तो आपके गार्जियन को एटी डबल डी में बेनिफिट छोड़ना पड़ेगा। कहीं एक जगह ही आप बेनिफिट ले पाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एम आई क्लियर टू यू और नॉट? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा बात आपको समझ आई है या नहीं आई है। और ये बात ही नहीं है स्टूडेंट्स, मुझे प्लीज बताइए, काफी दिन से आपकी तरफ से कोई इनपुट नहीं आ रहे हैं। क्लासेस समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? क्लासेस समझ आ रही हैं या नहीं आ रही? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स करके बताइएगा। वेटिंग फॉर कमेंट्स, क्योंकि आप लोगों की तरफ से इनपुट नहीं आ रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है कि यहाँ पर मैं मेहनत कर रहा हूं कहीं आपको बात समझ में ही ना आ रही हो। 2-3 चैप्टर्स हमने अभी हाल ही में कवर किए एक एक क्लास में, सेट ऑफ क्लबिंग, एग्रीकल्चर इनकम। कोई आपके कमेंट्स ही नहीं है वहां पर, आप बता ही नहीं रहे कि आपको ये बातें समझ आ भी नहीं है नहीं। तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा वेदर द अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर और नॉट। चीजें समझ आ रही हैं या और थोड़ा सा डीप में जाके समझाने की जरूरत है? वैसे मुझे लगता नहीं कि और ज्यादा डीप में जाना चाहिए, इट इज मोर देन सफिशिएंट, बट स्टिल प्लीज लेट मी नो कि आपको चीजें समझ आ भी रही हैं या केवल मैं यहाँ पे दीवारों से वैसे ही बात किए जा रहा हूं। प्लीज बताइएगा। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, वी हैव अ सेक्शन deduction in respect of the medical treatment of specified diseases, deduction 80 डबल डी बी। क्या डिफरेंस है? सारी बातें सेम आएंगी, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। यहां पर जो डिसीज है वो कौन सी है? स्पेसिफाइड। ऊपर डिसेबिलिटी थी, ऊपर वाले सेक्शन में डिसेबिलिटी थी, हैंडीकैपनेस थी। यहां पर क्या है? डिसीजेस है। क्या है यहां पर? डिसीजेस, बीमारियां। यहां पर क्या है? बीमारियां। कौन सी? स्पेसिफाइड। कौन सी बीमारी? स्पेसिफाइड बीमारी। मोबाइल चलाने की बीमारी है, उस बीमारी की बात कर रहे हैं? नो। गेम खेलने की बीमारी? नो। कौन सी बीमारी? स्पेसिफाइड बीमारी। और स्पेसिफाइड बीमारी क्या होगी? लॉ आपको बताएगा। देखिएगा, एलिजिबल पर्सन, डिडक्शन इज अवेलेबल टू द फॉलोइंग पर्सन। डिडक्शन दी जाएगी। और रेजिडेंट इंडिविजुअल, तो यहां पर भी नॉन रेजिडेंट को बाहर भगा दिया, लिखिए नॉन रेजिडेंट और काट दीजिए। रेजिडेंट एचयूएफ को दी जाएगी। एलिजिबल एक्सपेंडिचर, डिडक्शन इज अलाउड इफ द असेसी इंकर एनी एक्सपेंडिचर on a medical treatment of specified disease under the rule 11 डबल डी। तो आपको ये नहीं पढ़ना कि कौन कौन सी बीमारियां स्पेसिफाइड बीमारियां हैं। रूल 11 डबल डी में जो बीमारियां स्पेसिफाई की गई हैं, मेंशन की गई हैं, वो सारी बीमारियां स्पेसिफाइड डिसीज हैं। अगर कोई पर्सन कोई खर्चा करता है, इंकर एनी एक्सपेंडिचर, अगर कोई पर्सन कोई खर्चा इंकर करता है, तो उसको इस वाले सेक्शन में डिडक्शन दे देंगे अगर वो खर्चा किया गया है ऑन स्पेसिफाइड डिसीज। अगर कोई पर्सन कोई खर्चा करता है और वो खर्चा किया गया है ऑन अ स्पेसिफाइड डिसीज, डिसेबिलिटी नहीं, डिसीज्ड, तो वहां पर आप उसको डिडक्शन दोगे अंडर सेक्शन 80 डबल डी बी में। आगे देखिएगा, एक्सपेंडिचर कैन बी इंकर्ड बाय द असेसी फॉर हिमसेल्फ
और फॉर अ डिपेंडेंट पर्सन। तो एक एसएससी अपने लिए भी खर्चा कर सकता है और किसी दूसरे डिपेंडेंट पर्सन के लिए भी खर्चा कर सकता है। आपको डिडक्शन कहां देंगे? 80DD में देंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, डिपेंडेंट कौन है यहां पर? तो इंडिविजुअल के लिए स्पाउस, बच्चे, माता पिता, भाई बहन ऑफ द इंडिविजुअल हु आर डिपेंडेंट ऑन हिम, ये डिपेंडेंट है। एचयूएफ के लिए एनी मेंबर ऑफ द एचयूएफ डिपेंडेंट ऑन सच एचयूएफ, ये सब उसके लिए क्या है? डिपेंडेंट है। और अगर ये डिपेंडेंट है और स्पेसिफाइड डिसीज से सफर कर रहे हैं, तो अगर आप उनके लिए कोई खर्चा करते हैं तो जितना भी आप खर्चा करेंगे उतने खर्चे की हम आपको यहाँ पर डिडक्शन दे देंगे। मजे की बात देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वांटम नेक्स्ट पेज पर लिखा हुआ है, क्वांटम ऑफ डिडक्शन फॉर पर्सन हैविंग एज ऑफ 60 ईयर और लेस नहीं है, 60 ईयर से कम है अगर आप, तो यहाँ पर 40,000 रुपए और एक्सपेंडिचर इनकर्ड विच एवर इज लेस। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, तो मतलब जो पर्सन यहाँ पर सफर कर रहा है वो अगर सीनियर सिटीजन है बट 80 साल से कम है, तो 1 लाख रुपए और एक्सपेंडिचर नहीं, स्टूडेंट्स इसको कर लीजिएगा 60 ईयर, बट लेस देन ये हटा दीजिए, यहां पर नहीं है। अगर आप सीनियर सिटीजन है मोर देन और इक्वल टू 60 ईयर्स हैं, तो वहां पर आपको लिमिट 1 लाख रुपए और एक्सपेंडिचर इनकर्ड विच एवर इज लेस, जो भी इसमें से कम होगा उतने की हम आपको डिडक्शन दे देंगे। अगर कोई अमाउंट आपको रिम्बर्स हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी से, तो वो आपका माइनस भी कर दिया जाएगा। सो द अमाउंट रिम्बर्स फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी ऑफ और द एम्प्लॉयर, सच रिम्बर्स्ड अमाउंट वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द एलिजिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन। तो लेट अस से आपने बोला जी मेरे 65,000 रुपए खर्च हो गए, एक्सपेंस हो गए, बट आपको कंपनी ने 15,000 रुपए वापस भी कर दिए, तो आपका खर्चा कितना हुआ? 50 हुआ। तो इस 50 को कंपेयर किया जाएगा इस 40 की लिमिट से या इस 1 लाख की लिमिट से, एज द केस मे बी। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो 40 से कंपेयर करेंगे, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख से कंपेयर करेंगे। क्लियर है? तो जो भी आपका खर्चा होगा उसको कम कर दिया जाएगा उतने अमाउंट से जितना अमाउंट आपने रिकवर कर लिया है फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी या अपने एम्प्लॉयर से। तो आपका एक्चुअल खर्चा कितना होगा आफ्टर रिडक्शन दैट अमाउंट। क्लियर है यहां तक? कंडीशन सुनिएगा, क्या है कंडीशन इस सेक्शन को क्लेम करने की? कंडीशन फॉर क्लेमिंग डिडक्शन, a certificate from the prescribed medical authority needs to be furnished with the return। आपको अपनी ITR के साथ अटैच करना होगा सर्टिफिकेट, जिससे ये पता चले कि हाँ साहब आप डिसेबिलिटी से उस पर्टिकुलर जो आपको स्पेसिफाइड डिसीजेस थी आप उससे सफर कर रहे हैं, तो ऐसा आपको सर्टिफिकेट भी लाना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? कोई भी डाउट किसी को प्लीज हो तो पूछ लीजिएगा। यहां तक आई डोंट थिंक सो कि किसी को कोई डाउट होना चाहिए। आइएगा नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस हम करेंगे इन सभी सेक्शंस के। मैंने क्वेश्चन बैंक रेडी कर लिया है इस चैप्टर का भी, आपको अगली क्लास से पहले या अगली क्लास के खत्म होते ही आपको क्वेश्चन बैंक शेयर कर दिया जाएगा। वहां पर हर सेक्शन पर मैंने क्वेश्चन डाला है, हर सेक्शन पर मैंने क्वेश्चन डाला है। आप वहां से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे जैसे आपके सेक्शंस खत्म होते जाएंगे। तो अभी आप केवल सेक्शंस पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मैं आपको इसी रिकॉर्डेड क्लास में जो हमारी 4th क्लास होगी उसमें मैं क्वेश्चन ही डिस्कस करवाऊंगा आपसे। तो उसके बाद तो हमें करनी है, लाइव सेशंस में तो क्वेश्चन करने ही है, बट अभी आप देखिए कॉन्सेप्ट्स पर हम अपने सेक्शंस को एक बार में कंप्लीट करेंगे, देन फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आ जाएंगे। मैंने लगभग मान के चलिए 40 अराउंड क्वेश्चंस रखे हैं इस डिडक्शन के चैप्टर पर, जिसमें हर सेक्शन पर आपको कम से कम 2-2 सवाल मिल जाएंगे, 2-2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। चलिए आगे चल सकते हैं। सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट
ऑन लोन टेकन फॉर अ हायर एजुकेशन। हमारा देश ये चाहता है लोग पढ़ें, लेकिन पैसा नहीं है उनके पास। कैसे पढ़ते हैं वो लोग? लोन लेकर। और जब लोन लेते हैं तो उस पर क्या देते हैं? इंटरेस्ट। तो सरकार कहती है अगर आपने पढ़ाई के लिए लोन लिया है, अगर आपने एजुकेशन के लिए लोन लिया है और उस लोन पर अगर आप इंटरेस्ट पे करेंगे, उस लोन पर अगर आप इंटरेस्ट पे करेंगे, तो जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे उतने की हम आपको डिडक्शन दे देंगे। अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 80 ई। सेक्शन 80 ई ये कहता है कि अगर आप कोई लोन लेते हैं, लोन किसके लिए? हायर एजुकेशन के लिए। और हायर एजुकेशन पर अगर आप कोई लोन लेते हैं या हायर एजुकेशन के लिए कोई लोन लेते हैं, तो जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे बैंक को, वो इंटरेस्ट हम अलाउ कर देंगे एज ए डिडक्शन। मींस हम आपकी ग्रॉस टोटल इनकम को उतने अमाउंट से रिड्यूस कर देंगे ताकि आपकी टैक्स लायबिलिटी कम आ जाए। तो ये डिडक्शन आपको दी जा रही है सेक्शन 80 ई के तहत। क्या कहता है सेक्शन? देखिएगा, एलिजिबल पर्सन, डिडक्शन इज अवेलेबल टू द फॉलोइंग पर्सन, इंडिविजुअल, आरओआर और आरएनओआर एज द केस में बी, फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय हिम फॉर हायर एजुकेशन। आप जो भी इंटरेस्ट पे करेंगे फॉर हायर एजुकेशन, आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है और आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट की आपको डिडक्शन दे देंगे। बताइए हायर एजुकेशन क्या होती है? हायर एजुकेशन का मतलब 12th क्लास के बाद की जाने वाली पढ़ाई हायर एजुकेशन कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। आपने जो लोन लिया हो वो किससे लिया हो? किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो, किसी भी अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से लिया हो, तो आप जो वहां इंटरेस्ट पे करेंगे उसको हम अलाउ कर देंगे एज ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 ई। आगे देखिएगा, हायर एजुकेशन में बी अंडरटेकन बाय द असेसी हिमसेल्फ और हिज स्पाउस और चिल्ड्रंस और एनी अदर पर्सन for whom the assessee act as the legal guardian। तो अगर हायर एजुकेशन आप खुद ले रहे हैं तब भी डिडक्शन मिलेगी, अगर हायर एजुकेशन आपकी स्पाउस ले रही हैं या आपके स्पाउस ले रहे हैं तब भी डिडक्शन मिलेगी, अगर हायर एजुकेशन आपके बच्चे ले रहे हैं या कोई और पर्सन जिसके की आप लीगल गार्जियन हैं तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी, तो भी आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 ई मिल जाएगी। किस चीज की डिडक्शन दे रहे हो? उस इंटरेस्ट की जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे या पे कर रहे हैं, किस पर? लोन पर। और वो लोन किस लिए लिया है आपने? हायर एजुकेशन के लिए लिया है। क्लियर? देखिएगा क्वांटम, अब सवाल आ गया डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है, कितनी मिलेगी? सो क्वांटम ऑफ डिडक्शन, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड, जितना भी आप इंटरेस्ट पे करेंगे, इज अलाउड एज डिडक्शन विदाउट एनी लिमिट। ओ माय गॉड, आपने 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया, 1 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी। आपने 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया, 2 लाख रुपए की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। कोई लिमिट नहीं होगी स्टूडेंट्स, यहां कोई लिमिट नहीं होगी, अनलिमिटेड अमाउंट की डिडक्शन ले लो। कंडीशन क्या है? इंटरेस्ट पेड होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट पेड नहीं है डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड in respect of the repayment of loan in the entire income tax। अगर आप इस सेक्शन में डिडक्शन लेना चाहते हो तो सुन लो हमारी बात को, पूरा का पूरा इनकम टैक्स देख लो, पूरे इनकम टैक्स में कहीं पर भी हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे, कहीं पर भी हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे।
अगर आप 80E में डिडक्शन ले रहे हो। क्लियर? कंडीशन सुनिएगा, क्या है कंडीशन डिडक्शन लेने की? Deduction is allowed in the computing the total income in respect of the initial assessment year, that is the assessment year relevant to the previous year in which the assessee start paying the interest on the loan. तो जिस साल से आप लोन पे करना शुरू करेंगे उस साल से डिडक्शन आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। And 7 assessment year immediately succeeding the initial assessment year, or until the interest is paid in full by the assessee whichever is earlier. तो 8 साल और लोन रीपे whichever is earlier, जो भी इसमें से पहले हो जाएगा वहां तक हम आपको डिडक्शन देंगे, वहां तक हम आपको डिडक्शन देंगे। क्लियर है यहां तक? नो डिडक्शन इज अलाउड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अबव पीरियड, और जब ये पीरियड खत्म हो जाएगा 8 साल का तो हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। ऐसा क्यों कहा सरकार ने पता है? सरकार ने ऐसा कहा इसलिए ताकि जैसे ही आपकी एजुकेशन पूरी हो जाए तो आप फटाफट से बैंक को लोन वापस चुकाना शुरू कर दें, क्योंकि जब बैंक को लोन मिलना शुरू होगा तो आप इंटरेस्ट पे करेंगे तो आपको डिडक्शन मिलेगी। और अगर मैं कोई लिमिट ना लगाऊं, मान लो मैं 8 साल की कोई लिमिट ना लगाऊं, तो आप क्या चाहेंगे कि चलता रहे लोन, चलता रहे लोन, चलता रहे लोन, लोन चलता रहेगा डिडक्शन मिलती रहेगी, लोन चलता रहेगा डिडक्शन मिलती रहेगी, लोन चलता रहेगा डिडक्शन मिलती रहेगी, और बैंक को चूना लगता रहेगा। तो बैंक को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बोला कि 8 साल दे रहे हैं आपको, 8 साल तक लोन खत्म कर देना, क्योंकि 8 साल के बाद हम आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन देना बंद कर देंगे। 8 साल के बाद इंटरेस्ट की डिडक्शन देना बंद कर देंगे, और जब डिडक्शन बंद हो जाएगी तो आपको वो इंटरेस्ट चुभने लगेगा, वो इंटरेस्ट आपको चुभने लगेगा। इसलिए आपको कहा जा रहा है प्लीज 8 साल के अंदर अंदर लोन खत्म कर देना, 8 साल के बाद आपको डिडक्शन मिलनी बंद हो जाएगी। क्लियर है? देखिए मैथमेटिक्स है, मैं आपको करके दिखाता हूं। मान लीजिए एक एसएससी है, उसकी इनकम है 20 लाख रुपए, उसने एक एजुकेशन लोन लिया है मान लीजिए 10% में, अब इंटरेस्ट उसने दिया 1 लाख। अब 20 लाख वाला व्यक्ति 30% के स्लैब में है, अगर वो 1 लाख रुपए की डिडक्शन लेता है तो 1 लाख रुपए माइनस करके उसकी इनकम कितनी आ जाती है? 19 लाख रुपए। तो इसका मतलब उसने 1 लाख रुपए पे 30% बचा लिया, कितना? 30,000। लेकिन लोन उसका था 10% पे, तो अगर उसने 10% दे भी दिया, कितना? 10,000। तो ऐसे में समझो ये जो 10,000 उसने पे किया ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन था उसके लिए, जबकि वो कॉरेस्पॉन्डिंगली कितना पैसा बचा रहा था? 30,000 बचा रहा था। तो सरकार ने सोचा कि अगर हम 8 सालों की लिमिट नहीं लगाएंगे तो ये व्यक्ति कभी भी अपना लोन चुकाएगा ही नहीं। ये क्या बोलेगा? चलने दो, इंटरेस्ट चलने दो, मेरा तो इनकम टैक्स बच रहा है, मेरा इनकम टैक्स बच रहा है 30% से, मुझे ब्याज देना पड़ रहा है 10% से, तो ये तो मेरे लिए अच्छी बात है, 20% तो मेरे लिए फिर भी बच रहा है। तो सरकार ने बोला 8 साल दे रहे हैं, 8 साल के बाद डिडक्शन बंद कर देंगे। सरकार ने देखो ये नहीं बोला 8 साल में लोन पे कर दो, सरकार बोल भी नहीं सकती क्योंकि सरकार ने लोन नहीं दिलवाया था, लोन तो आपने लिया था। लेकिन सरकार कह रही है 8 साल के बाद हम 80E में जो डिडक्शन दे रहे हैं ना, वो डिडक्शन देनी बंद कर देंगे। 8 साल के बाद हम आपको एक डिडक्शन देनी बंद कर देंगे, और जब आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी तो ये अमाउंट आपको अपने आप चुभने लगेगा,
और जब ये चुभने लगेगा तो आप अपने आप ही लोन खत्म कर दोगे, और यही सरकार चाहती थी। ठीक है, बताइए कोई डाउट है यहां तक किसी को भी? नहीं? आइएगा हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। सेक्शन 80EE। देखिएगा स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट सेक्शन इज 80EE। क्या कहता है ये सेक्शन? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहां पर आपको थोड़ा सा माइंड फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आपकी एनालिसिस की जरूरत है इस पूरे सेक्शन में। इस सेक्शन को पढ़ाने से पहले मैं आपको ले चलता हूं, एक पीछे हमने सेक्शन किया था हाउस प्रॉपर्टी में, वहां पर मुझे जरूरत है इस सेक्शन को समझाने के लिए कि आपको मैं सेक्शन 24B बताऊं। 24B क्या कहता था? इफ यू रिमेंबर, इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन या फिर एक्विजिशन। या तो आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है या किसके लिए लिया है? एक्विजिशन के लिए लोन लिया है। तो वहां पर जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे उसकी हम आपको डिडक्शन किस में देंगे? 24B में देंगे। याद है या नहीं? याद है। अब उस सेक्शन को अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा या क्वेश्चंस करे होंगे तो आपको एक बात याद आई होगी कि यहां पर जो आप मैक्सिमम इंटरेस्ट क्लेम कर सकते थे वो कितना था? 2 लाख रुपए। यस और नो? आप मैक्सिमम जो इंटरेस्ट क्लेम कर सकते थे एज ए डिडक्शन वो कितना क्लेम कर सकते थे? केवल और केवल 2 लाख रुपए। अब जितने लोग यहां पर मकान लेते हैं या लेते थे वो पहुंचे सरकार के पास। सरकार को बोला, सरकार हमारा पूरे साल में इंटरेस्ट जाता है 2,80,000 रुपए और आप हमें अलाउ कितना करते हैं? केवल 2 लाख रुपए। तो हमारे लिए जो 80,000 रुपए का इंटरेस्ट होता है या ओवर एंड अबाउट 2 लाख रुपीस का जो इंटरेस्ट होता है, 2 लाख रुपए से ऊपर का जो इंटरेस्ट होता है वो तो हमारे लिए वेस्ट हो जाता है। तो सरकार को यहां पर इस बात को प्रमोट करने के लिए कि आप ज्यादा से ज्यादा घर लें, हर व्यक्ति के पास घर हो, हर व्यक्ति लोन लेके ही भले ही घर बनाए बट घर बनाए, उस बात को प्रमोट करने के लिए सरकार ने एक सेक्शन बनाया 80EE। और सरकार ने यह बोला कि अगर आप घर लेते हैं और घर पर जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं उस लोन पर, तो 2 लाख रुपए तो आपका हम 24B में अलाउ कर देंगे मैक्सिमम। बाकी जो होगा ओवर एंड अबव 2 लाख रुपीस जो होगा वो हम 50,000 रुपए तक का 50 का नहीं 50,000 तक का हम आपको 80EE में अलाउ कर देंगे। उस लोन को, उस इंटरेस्ट को हम सेक्शन 80EE के अंदर जाकर अलाउ करवा देंगे एज ए डिडक्शन। तो आपको ओवरऑल डिडक्शन कितनी मिल जाएगी? 2 लाख रुपए तो मान के चलो आपको 24B में मिल जाएगी और 50,000 रुपए मैक्सिमम आपको मिल जाएगी 80EE के अंदर। क्लियर है यहां तक? बताइए कोई डाउट? नहीं सर। नेक्स्ट आइएगा, देखिए बुक पर, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फॉर एक्विजिशन ऑफ अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी बाय एन इंडिविजुअल। तो ये सेक्शन किसको दिया गया है? केवल इंडिविजुअल को दिया गया है। ये बात तो यहीं से क्लियर होती है। सेक्शन इज 80EE। So, person eligible deduction is available to the following person: individual, चाहे RO या ROR हो, चाहे RNOR हो। यहां लिखिए नॉन रेजिडेंट कट गया। एलिजिबल एक्सपेंडिचर, सो एडिशनल डिडक्शन, हाईलाइट करिएगा वर्ड एडिशनल। एडिशनल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2 लाख तो हमने वहीं दे दिए ना आपको, 2 लाख तो आप वहीं ले गए। अब तो हम जो दे रहे हैं वो आपको क्या दे रहे हैं? एडिशनल दे रहे हैं। So, additional deduction in respect of interest on loan taken by an individual for acquisition of residential house property from any financial institution
आपने लोन किससे लिया है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है। आपने लोन किससे लिया है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है। सो इंटरेस्ट पेड इज अवेलेबल एज डिडक्शन सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹50,000। तो जो भी आप यहां पर इंटरेस्ट पे करेंगे हम उसकी आपको डिडक्शन दे देंगे, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹50,000। हम आपको ज्यादा से ज्यादा कितनी डिडक्शन देंगे? 50,000 रुपए की डिडक्शन देंगे। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं? नेक्स्ट पेज पर आइएगा, कुछ कंडीशंस भी हैं यहां पर। सो पीरियड ऑफ डिडक्शन, द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन would be available till the repayment of loan continue। जब तक आपका लोन चलेगा तब तक हम आपको डिडक्शन देंगे। जब तक आपका लोन चलेगा तब तक हम आपको डिडक्शन देंगे। फिर से सुनिए, जब तक आपका लोन चलेगा तब तक हम आपको डिडक्शन देंगे। सुनिएगा, मान लीजिए नेक्स्ट ईयर आपका इंटरेस्ट गया है 180, तो यहां पर आपको इस सेक्शन में आने की जरूरत होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि ये 180 तो आप कहां पर ले जाएंगे? 24B में ले जाएंगे। मान लीजिए किसी साल आपका इंटरेस्ट बना 230, तो आप फिर क्या बोलेंगे कि ठीक है 2 लाख मुझे तुम कहां दे दो? 24B में दे दो, और बाकी 30,000 मुझे कहां दे दो? ये तुम मुझे 80EE में दे दो। ऐसा ही करोगे? कोई डाउट नहीं? वापस आइएगा बुक पर। कंडीशन फॉर क्लेमिंग द डिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको समझ आ जाएगा। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज इंपॉर्टेंट, सुनिएगा। फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई फॉर क्लेमिंग द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE। आपको ये शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी अगर आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं। आपको ये शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी अगर आप ये डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं। शर्तें क्या है सुनिए। Loan should be sanctioned by the bank, housing finance company during the period starting from 1st April 2016 and ending with March 31, 2017। ओहो, क्या कह गया ये सेक्शन? आपका जो लोन है वो 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच में सैंक्शन हो गया हो। आपका जो लोन है वो 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच में सैंक्शन हो गया हो। सैंक्शन अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। सैंक्शन का मतलब होता है बैंक अपने कस्टमर को बोलती है ओके हम राजी हैं आपको ये लोन देने के लिए, आप बस कागज लाओ लोन ले जाओ। कागज का मतलब फाइनल एक डिमांड लेटर लाओ और लोन ले जाओ। सैंक्शन कर दिया। सैंक्शन का मतलब हमने आपके लिए ये पैसे उठाए और रखे हुए हैं, ऐसे टेबल पर सजा रखे हैं, जब मर्जी आना जब मर्जी ले जाना, तो ये होता है सैंक्शन। हम आपको 80C के अंदर, हम आपको 80C के अंदर, सॉरी 80EE के अंदर, 80EE के अंदर हम आपको डिडक्शन दे देंगे अगर आपका लोन कब सैंक्शन हो गया हो। कब बताइए? कब? 1 अप्रैल 16 से लेकर 31 मार्च 17 के बीच में सैंक्शन हो गया हो। 31 मार्च 2017 तक सैंक्शन हो गया हो, तो हम आपको इस सेक्शन में इंटरेस्ट की डिडक्शन दे देंगे। यही बात लिखी हुई है। दूसरी कंडीशन देखिए, द अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन शुड नॉट बी एक्सीड बाय 35 लाख। जो आपका लोन सैंक्शन हुआ है वो 35 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं है। इसका मतलब आप हाई फाई मकान में नहीं जा रहे हैं, आप जरूरतमंद मकान में जा रहे हैं। तो आपका लोन कब सैंक्शन हुआ हो? 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 17 के बीच में। दूसरा, उस लोन की जो लिमिट है वो कितनी हो? 35 लाख रुपए से ज्यादा ना हो, मतलब 35 लाख रुपए तक का वो लोन हो। तीसरी कंडीशन,
द वैल्यू ऑफ अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी शुड नॉट बी एक्सीड ₹50 लाख। और जो मकान आप लेने जा रहे हैं उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। तीन बातें हो गई यहां पर। पहली बात, आपको लोन सैंक्शन 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 के बीच में मिल गया हो। दूसरी बात, वो जो लोन आप लेने जा रहे हैं वो 35 लाख से ज्यादा का ना हो। तीसरी बात, वो जो लोन आप लेने जा रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी के लिए लोन लेने जा रहे हैं, वो प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए से ज्यादा की ना हो। अगर आप ये तीन बातें पूरी कर देंगे, और चौथी बात भी सुनिए, द एसएससी शुड नॉट ओन मोर देन वन रेजिडेंशियल हाउस, मोर नॉट ऑन एनी रेजिडेंशियल हाउस, नॉट मोर देन वन नहीं, एसएससी के पास कोई रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। एसएससी शुड नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। जिस दिन आपको लोन सैंक्शन हुआ उस दिन आपके पास कोई और रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। अगर आप ये चार बातें पूरी करेंगे, तो हम आपको सेक्शन 80E के अंदर डिडक्शन दे देंगे। के अंदर डिडक्शन दे देंगे। आगे सुनिएगा, डिडक्शन इज नॉट अलाउड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 8 ईयर। डिडक्शन नहीं मिलेगी 8 साल के बाद। क्यों? वही लॉजिक लोन वाला लगाइए, 8 साल तक आप बेनिफिट उठाएंगे इंटरेस्ट का, लेकिन आप लोन पे करना नहीं चाहेंगे, तो सरकार ने कहा 8 साल के बाद आपका बेनिफिट बंद, अब आप झक मार के लोन पे करके ही आएंगे। देखिएगा, लोन लेना किससे है, देखिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से, पब्लिक कंपनी फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड इन इंडिया with the main object of carrying on the business of providing long-term finance for construction or purchase of a houses in India for residential purpose। तो आप इससे लोन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन समझ आ गया आपको? कोई कंफ्यूजन नहीं। 4 कंडीशन फिर से बता दो, आपको ये याद रखनी है 4 कंडीशन। पहली कंडीशन, आपका लोन कब से कब तक सैंक्शन हुआ हो। आपका लोन सैंक्शन हुआ हो सर 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच में। दूसरी कंडीशन क्या है, लोन जो लेने जा रहे हैं 35 लाख से ज्यादा का ना हो। तीसरी कंडीशन क्या है, जो प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं वो 50 लाख से ज्यादा की ना हो। और चौथी कंडीशन क्या है, जिस दिन आपको लोन सैंक्शन हुआ है उस दिन आपके पास कोई दूसरा मकान नहीं होना चाहिए, रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। अगर ये 4 बातें पूरी कर दोगे तो हम आपको 80EE के डिडक्शन दे देंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। लोन सैंक्शन डेट क्या है, 1/4/16 से 31 मार्च 17। भाई, जो लोग इस डेट के बीच में लोन सैंक्शन नहीं करवा पाए, उन बेचारों को सेक्शन 80EE नहीं दोगे? नहीं देंगे। क्या बिगाड़ा है इन लोगों ने? एक व्यक्ति देर से जागा, सो रहा था, देर से जागा, और जब जागा तो यह सेक्शन उसके हाथ से निकल गया। क्यों निकल गया बताओ? क्यों निकल गया उसके हाथ से ये सेक्शन? क्योंकि इस सेक्शन में क्या लिखा था कि आपका लोन सैंक्शन कब से कब तक हो जाना चाहिए? 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 के बीच में। अब ये बेचारा जागा ही देर से। अब जैसे ही ये जागा, नींद से जागा, तो ये सेक्शन निकल गया था हाथ से। क्यों निकल गया था? क्योंकि तारीख आ गई थी 1/4/2017। अब बताइए, ये इस सेक्शन को ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। लेकिन इस बेचारे ने क्या बिगाड़ा था? आप क्या कोई खास वर्ग को ये बेनिफिट देना चाहते थे? आप क्या कुछ खास लोगों को बेनिफिट देना चाहते थे? सरकार के पास बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस गई। सरकार को बोला गया, सरकार ये क्या कर रहे हो?
केवल 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च के बीच में जिन लोगों के लोन सैंक्शन हो गए हैं उन्हीं को ये सेक्शन दे रहे हो। अरे हमने क्या बिगाड़ा है, हम भी मकान लेना चाहते हैं, हम भी घर बनाना चाहते हैं, तो हमारे लिए भी तो सेक्शन लेके आओ। हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। सरकार की नींद खुली और सरकार ने एक नया सेक्शन बनाया 80EE ए। सेम वही बातें जो सेक्शन 80EE में लिखी थी वो सारी की सारी बातें उठाकर उन्होंने किस में डाल दी, EEA में डाल दी। आइएगा मेरे साथ। डिडक्शन for interest on loan borrowed for acquisition of a self-occupied housing property by an individual section 80EE। कंपेयर करिएगा ऊपर से। एलिजिबल पर्सन सेम है, इंडिविजुअल ROR RNOR मिल जाएगी। दूसरी कंडीशन एलिजिबल एक्सपेंडिचर, एडिशनल डिडक्शन दे दी जाएगी इंटरेस्ट की ऑन लोन टेकन बाय एन इंडिविजुअल for the acquisition of residential house property from any financial institution. Interest paid is available as deduction subject to maximum of rupees 1,50,000। यहां पर डिफरेंस है। सरकार ने कहा पीछे वाले सेक्शन में जो हम बेनिफिट दे रहे थे वो हम आपको 50,000 का दे रहे थे, यहां पर हम आपको बेनिफिट 1,50,000 का देंगे। ये एक पहला फर्क है। दूसरा पीरियड ऑफ डिडक्शन वही, benefit of deduction under this section will be available till the repayment of loan, बट यहां पर 8 ईयर वाला कंसेप्ट नहीं है। लिखो और काट दो, लिखो और काट दो ताकि आपको याद आए कि 8 साल का कंसेप्ट यहां पर नहीं लगेगा। आगे देखिए कंडीशन फॉर क्लेमिंग, वहां पर लोन सैंक्शन की क्या डेट थी, 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17। यहां पर डेट रखी कि आपका लोन सैंक्शन 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 21 होना चाहिए। बेचारे वो बीच के लोग, उन्हें बेनिफिट नहीं मिला। जो बेचारे बीच के लोग थे 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 19 के जो लोग थे इन्हें ये बेनिफिट नहीं मिला, ये बेचारे बेकार हो गए। आगे बढ़िए। जहां 35 लाख रुपए की लिमिट थी मकान की, सॉरी 50 लाख रुपए की लिमिट थी ना मकान की, पीछे वाले एग्जाम्पल में कितनी लिमिट थी 50 लाख, उसे कर दिया 45 लाख। द SDV ऑफ हाउस शुड नॉट एक्सीड ₹45 लाख। ये बात यहां भी रखी। द assessee शुड नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। और आगे देखिएगा individual should not be eligible to claim the deduction under section 80EE। तो ये सेक्शन हम उसे देंगे जो 80EE नहीं ले पाया है, ये सेक्शन हम उसे देंगे जो 80EE नहीं ले पाया है। तो जो 80EE में जी रहा है वो 80EE में जीता रहे, वो 80EE में आने की कोशिश ना करे, और वो आ भी नहीं पाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं, वो आ भी नहीं पाएगा। पूछो क्यों? देखो डिडक्शन की बात करते हैं, एक तरफ है 80EE और दूसरी तरफ है 80EEA। यहां पर सैंक्शन की डेट क्या है, 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 17 तक। और यहां पर स्टार्टिंग ही कहां से हुई है, स्टार्ट होना हो 1 अप्रैल 2019 से, खत्म कहां 31 मार्च 2021। तो ये अगर आपका लोन मान लो इस बीच में सैंक्शन हुआ है तो आपके लिए सेक्शन ये है, अगर आपका लोन यहां सैंक्शन हुआ है तो आपके लिए सेक्शन ये है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन तो अपने आप में खत्म हो जाता है कि आप अगर 80EE में चले गए तो 80EEA में नहीं आओगे। क्यों नहीं आओगे? सिंपल सा केस है ना सर, वहां की डेट अलग है, यहां की डेट अलग है। पॉसिबल ही नहीं है, आप करके देख लो, पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर आप इसमें आ गए तो आप यहां जा ही नहीं पाओगे, अगर आप यहां आ गए तो आप यहां नहीं जा पाओगे, पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ये बात तो बेकार में लिखी हुई है। मैं जब बुक में लिख रहा था तो मेरा दिल भी कह रहा था ये बात मैं क्यों लिख रहा हूं, कोई औचित्य नहीं है इस बात का, कोई औचित्य नहीं है इस बात का।
लेकिन फिर भी मैंने लिख दी ताकि मैं आपको बता पाऊं। सुनिएगा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सेम वही है जिसका काम लोन देना हो, जिसका काम लोन लेना हो, ये सब वो सब तो सेम बात लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। क्लियर है यहां तक? कोई भी डाउट किसी भी तरह का, कैसा भी कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन, a very interesting and the most welcoming section as per the economy। आपको पता है आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? पता है, आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है पेट्रोल। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, पॉल्यूशन पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। कैसे कंट्रोल करोगे पॉल्यूशन को और पेट्रोल के प्राइसेस को? बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्या ले आओ हिंदुस्तान में? ईवीज ले आओ, ईवीज, इन्हें कहते हैं ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बड़ा ही फेमस नाम है ईवीज, आप गूगल करिएगा ईवी, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल मिलेगा। आज हमारे हिंदुस्तान में 4 व्हीलर आ चुके हैं ईवीज पर, और बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं कि हम धीरे धीरे इंडिया में जो कार वाला सेगमेंट है उसे हम ईवी में कन्वर्ट कर दें, पूरा का पूरा हम उठाकर ईवी में कन्वर्ट कर दें। आपको पता होगा 2 व्हीलर्स ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, 4 व्हीलर्स भी आ चुके हैं, और अब कंपनियां काम कर रही हैं कि कैसे हम इसको रिप्लेस कर दें, पेट्रोल डीजल और जो सीएनजी मॉडल था उस पूरे के पूरे मॉडल को रिप्लेस कर दें, किससे? ईवी से। लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है। व्हाई दीज आर कॉस्टली? ड्यू टू देयर बैटरी सिस्टम। तो जो इसमें बैटरीज हैं वो बहुत ज्यादा महंगी है, जिसकी वजह से अभी पूरी तरह से नहीं आ पाई हैं, बट आने वाले टाइम में आ जाएंगी। अब सरकार ने इन लोगों को भी बेनिफिट दिया। सरकार ने कहा देखो, अगर आप कोई पर्सन हो और आप ईवी खरीदते हो, तो ईवी खरीदने के लिए आपकी औकात तो नहीं है कि आप ईवी खरीद पाओ खुद अपने पैसे से, आप लोन लोगे। तो जो आप ये लोन लोगे, इस पर जो आप इंटरेस्ट दोगे, इस इंटरेस्ट की हम आपको डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 80EE(B) में। क्यों देंगे डिडक्शन? क्योंकि आपने क्या लिया है? इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है, और उस इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेने के लिए आपने लोन लिया है, उस लोन पर आप इंटरेस्ट दोगे, तो जो इंटरेस्ट आप पे करोगे बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, उस इंटरेस्ट की हम आपको डिडक्शन देंगे। किसमें? सेक्शन 80EE(B) के अंदर। आइएगा मेरे साथ। डिडक्शन in respect of interest payable on loan taken for the purchase of electric vehicle, section 80EE(B). So this deduction is available to individual ROR or RNOR as the case may be। Eligible expense क्या होगा? Deduction in respect of interest on loan taken by an individual for the purchase of electric vehicle from any financial institution। Interest paid is available as deduction subject to maximum of rupees 1,50,000। देखिए कितना बड़ा बेनिफिट आपको दिया है सरकार ने। 1,50,000 रुपए तक की डिडक्शन ले जाओ अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदोगे लोन पर, और लोन पर आप क्या दोगे? इंटरेस्ट। ये डिडक्शन केवल किसकी दे रहे हैं? इंटरेस्ट की दे रहे हैं, बाकी किसी चीज की नहीं है, इंटरेस्ट की। ठीक है, हाईलाइट करिएगा इंटरेस्ट को। नेक्स्ट देखिए, पीरियड ऑफ डिडक्शन कितनी देंगे, कितने टाइम तक हम आपको डिडक्शन देते रहेंगे? सो द पीरियड ऑफ डिडक्शन, द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन वुड बी अवेलेबल टिल द रीपेमेंट ऑफ लोन कंटिन्यू। कोई लिमिट नहीं है, 10 साल चलाओ लोन, 15 साल चलाओ, डिडक्शन लेते रहो। क्लियर? कंडीशन क्या है जी डिडक्शन की? सुनिए, Following conditions should be satisfied for claiming the deduction। पहली कंडीशन, लोन should be sanctioned by the bank, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी
ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 तक। 2023 है, 21 नहीं है, 23 है। मकान में 21 थी, इसमें 23 है, ध्यान रखना। आगे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्या होगी? वही सेम पब्लिक कंपनी जो कि बनी होगी, रजिस्टर्ड हुई होगी इंडिया में, जिसका मेन काम होगा बिजनेस के लिए लोन देना, कंस्ट्रक्शन के लिए, परचेस के लिए, और ये सब वो सब। तो ये सारे लोग किस में कवर होंगे? हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में। यहां से आप लोन लेंगे और यहां से जो लोन लेंगे उस पर जो आप इंटरेस्ट देंगे, उस इंटरेस्ट की हम आपको डिडक्शन दे देंगे, अगर वो लिया गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। बताइए, यहां तक कोई डाउट है किसी को भी? किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज स्टूडेंट्स पूछ लीजिएगा, बिकॉज ये वो सारी छोटी छोटी डिडक्शंस थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। इसके बाद मैं आपके साथ मूव करूंगा अपनी थोड़ी सी बड़ी डिडक्शन पर, और वेरी इंटरेस्टिंग डिडक्शन विच इज अ डोनेशन। तो डोनेशन पर मैं बाद में आऊंगा, उससे पहले मैं एक बार ये देख लेता हूं क्या आज की इस क्लास में मैं आपके साथ और कोई छोटी छोटी डिडक्शन डिस्कस कर सकता हूं, या मुझे नेक्स्ट क्लास में उसको डेफर करना पड़ेगा। तो जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट, मैं जस्ट एक बार गो थ्रू कर लूं। अगर मैं कोई और डिडक्शन आपको आज करा पाने में समर्थ होऊंगा, एबल होऊंगा, या मुझे लगेगा कि मुझे कोई और डिडक्शन आज आपको करानी चाहिए, तो वो मैं डिस्कस कर लूंगा। अदरवाइज वी विल रैप अप दिस क्लास फॉर टुडे। सो ATG लंबी डिडक्शन है, आई विल डिस्कस सेपरेटली इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं, हमारे पास है ATGGA, again same will be allowed, same will be discussed in the next class only, अभी इसको टच नहीं करेंगे। ATGGB डबल G ATTTA QQB। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ डिस्कशन स्टार्ट करूंगा फ्रॉम ATG ऑनवर्ड्स। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप प्लीज इन सारी डिडक्शंस को एक बार फिर से गो थ्रू करिएगा क्लास के साथ साथ और क्लास के बाद भी, और अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो प्लीज मुझसे डिस्कस करिएगा, क्योंकि अगर आपने डाउट अभी नहीं पूछे तो ये डाउट आपके लिए एक पहाड़ बन जाएगा, बाद में फिर आप फिर से नहीं पूछ पाएंगे और इतने ही बीच में आपके एग्जाम आपके सिर के ऊपर आ जाएंगे। तो आज की इस क्लास को यहीं रखते हैं। अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा, क्लासेस को कंप्लीट कर लीजिएगा, प्रॉपरली रिवाइज कर लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा, और क्लास के साथ साथ इन नोट्स को भी रेफर करते रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में क्लास नंबर 3 ऑफ द चैप्टर डिडक्शन, आई विल स्टार्ट दी वेरी इंपॉर्टेंट डिडक्शन ऑफ अ डोनेशन, सेक्शन ATG, और उसके आगे की मैं आपसे बातें करूंगा। तो आज की इस क्लास को यहीं रोक देते हैं। मिलता हूं जल्दी आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नए टॉपिक्स के साथ, नई डिडक्शंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।